एवरीवन, वेलकम टू बैंगर ब्रेन्स। दिस इज शुभा कौशिक और मैं लेकर आ गई हूँ क्लास 9th। जी हाँ, क्लास 9 चल रही है हमारी भाई। क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस। क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसका कोड है 165 में चैप्टर नंबर 10। जी हाँ, स्प्रेडशीट टूल और कैल्क पार्ट 1 हमारा चल रहा है। इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप चाहें उन सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट आपको बैंगर ब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल पे मिल जाएगी, तो जाइएगा उन पे और देखिएगा उन सारे के सारे टॉपिक्स को। इस सेशन में और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस चैप्टर नंबर 10 स्प्रेडशीट टूल और कैल्क पार्ट 1 का एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, या ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। ये कौन सा है भाई? सम यूजफुल फंक्शंस। कौन सा टॉपिक है? सम यूजफुल फंक्शंस। अब एक फंक्शन क्या होता है कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर, चलिए जाने। अभी तक हमने सिर्फ इतना जाना था कि एक रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, सेल क्या होता है, हाउ टू एडिट द कंटेंट इन द सेल, हाउ टू इंसर्ट अ डेटा और टू डिलीट अ डेटा फ्रॉम एनी सेल और एनी रेंज, हाउ टू इरेज सम डेटा फ्रॉम अ वर्कशीट and as well as how to delete a worksheet and quit from the current workbook। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं और हम रेफरेंसेस भी पढ़ चुके हैं। सेल रेफरेंसिंग हम पढ़ चुके हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। टॉपिक में से एक है रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग एंड मिक्स्ड रेफरेंसिंग भी हमने कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ साथ हमने फॉर्मूलाज को भी समझा। अब आती है बारी किसकी? अब बारी आती है स्प्रेडशीट टूल ओ कैल्क 1 के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, और उसका नाम है सम यूजफुल फंक्शंस। चलिए देखते हैं, देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं फंक्शंस क्या होता है। अब एक फंक्शन क्या होता है? हम सब जानते हैं कि एक फॉर्मूला क्या होता है, अ सर्टेन एक्सप्रेशन क्रिएटेड बाय द डेवलपर। हम एक डेवलपर है, हमको कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो हमने एक फॉर्मूला क्रिएट किया। क्या फॉर्मूला क्रिएट किया? अगर मैंने यहां पे लिख दिया इक्वल्स टू, क्या लिखा है हमने? अगर यहां पे लिखा है इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू लिखने के बाद मैंने लिखा है C3 प्लस C5, तो ये क्या बन गया भाई? ये क्या बन गया? ये बन चुका है अपने आप में एक फॉर्मूला। हो गया ये फॉर्मूला। लेकिन एक और टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं फंक्शंस। फॉर्मूला आप अपनी तरफ से बनाते हो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस एंड क्राइटेरियाज। अगर आपने कुछ वैल्यूज दी हैं और आगे चल के अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ऑपरेशन इन के पीछे परफॉर्म कराने हैं, तो आप अपनी तरफ से किसी भी तरीके का फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो। फॉर्मूले का कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब सिर्फ इतना सा है कहने को कि फॉर्मूला इन कैल्क सॉफ्टवेयर में जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है भैया? क्या होता है? कैल्क सॉफ्टवेयर में जो फॉर्मूला होता है, इट डज नॉट हैव अ स्ट्रक्चर। क्या नहीं है भाई? क्या नहीं है? इसके पास स्ट्रक्चर नहीं है। क्या नहीं है? स्ट्रक्चर नहीं है। जल्दी से बताइए, देख लीजिए। हाँ जी, ओके तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी फॉर्मूला के पास नहीं होता है एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर। फॉर्मूला होता है द थिंग, द एक्सप्रेशन जो यूजर सिचुएशंस को देख के, कंडीशंस को देख के, एक अपने ऑपरेशंस को देख के प्रोवाइड कराता है कि एक पर्टिकुलर रेंज में, एक पर्टिकुलर सेल में एक्सप्लिसिटली अगर आपको लगता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कि आपको एक फॉर्मूला लगाना चाहिए, तो आप एक फॉर्मूला लगा देते हो और उसका कोई एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। आप अपनी डेटा वैल्यूज के हिसाब से कितने सेल्स आपने कवर किए हुए हैं, उन सेल्स में क्या क्या डेटा आपने दिया हुआ है, उनको बेस रखकर आप एक फॉर्मूला बनाते हो। लेकिन तभी जो फॉर्मूला होता है वो वेरिएबल इन नेचर होता है। हर सेल पे सेम फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा। आप उस फॉर्मूले में जितनी चाहे उतनी बार मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शंस की। किसकी बात करने वाले हैं? हम बात करेंगे फंक्शंस की। तो जब फॉर्मूला का कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो फंक्शन ऑन द अदर हैंड, दो चीजें हैं भाई, एक है आपका फॉर्मूला, एक है आपका फंक्शन। फॉर्मूला इज समथिंग दैट डज नॉट हैव अ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर, बट द फंक्शन इज द प्री डिफाइंड फॉर्मूला। जी हां, जब मैं आपसे ये कहती हूं कि फंक्शन एंड फॉर्मूला, भाई क्या भाई? फंक्शन एंड फॉर्मूला रिलेटेड हैं। रिलेटेड क्यों है? क्योंकि फंक्शन कहलाता है क्या कहलाता है भाई? क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला। क्या कहलाता है वो कहलाता है एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला। चलिए बढ़िया,
पहले से बना हुआ फॉर्मूला होता है आपका फंक्शन, जिसको आप स्पेसिफिकली किसी एक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए ही यूज करते हो। चलिए देखें, फंक्शंस आर द प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज जो पहले से ही डिफाइंड हो, जिनको यूजर वर्कशीट में काम करते वक्त ना दे, पहले से ही उसका स्ट्रक्चर डिफाइन हो, ऐसे प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज को हम फंक्शंस कहते हैं। और ये जो हम फंक्शंस बनाते हैं, ये हम बनाते हैं टू अकम्प्लिश एनी सिंगल टास्क, किसी एक सिंगल टास्क को अकम्प्लिश कराने के लिए हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं। प्लस ये जो फंक्शंस होते हैं, ये किसी एक स्पेसिफिक वैल्यूज, ये कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज जिनको हम आर्गुमेंट्स कहते हैं, द स्पेसिफिक वैल्यूज जिनको हम आर्गुमेंट्स कहते हैं, उस पर वर्क करते हैं। द फंक्शंस आर द प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज दैट अकम्प्लिश अ सिंगल टास्क एंड वर्क्स ऑन अ स्पेसिफिक वैल्यूज नोन एज द आर्गुमेंट्स। चलिए मैम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो इसी के साथ साथ जानिए कि देयर आर सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन के कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर एक फंक्शन बहुत सारे कंपोनेंट्स रखता है, उसी में से आप देख लीजिए कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं भैया, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं एक फंक्शन के। सबसे पहला आर्गुमेंट्स एंड सेकंड इज द स्ट्रक्चर। सबसे पहला कंपोनेंट होता है किसी भी फंक्शन का इन कैल्क सॉफ्टवेयर इज द आर्गुमेंट। हर फंक्शन अपने पास कुछ आर्गुमेंट्स रखता है। आर्गुमेंट्स वो स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं जिस पे एक फंक्शन वर्क करता है, वो स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं जिस पे एक फंक्शन कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। हम आगे देखने वाले हैं आर्गुमेंट्स के बारे में, डोंट वरी। फिर बात आती है स्ट्रक्चर की। हर फंक्शन को हम जब भी डिजाइन करते हैं, हमने कहा फंक्शन होता है प्रीडिफाइंड फॉर्मूला, मतलब कि पहले से बना बनाया फॉर्मूला, मतलब कि आप इसको एक स्ट्रक्चर दे रहे हो, आप एक फॉर्मूले के रूप में ही एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हो। चलिए देखेंगे, हम देखेंगे स्ट्रक्चर के बारे में भी। तो एक फंक्शन दो कंपोनेंट्स अपने साथ रखता है, वो अपने साथ रखता है आर्गुमेंट्स एंड द स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं कैसे होता है एक फंक्शन में आर्गुमेंट का यूज एंड कैसा होता है एक फंक्शन का स्ट्रक्चर। जाने से पहले ये देख लेते हैं, द आर्गुमेंट्स आर द इनपुट वैल्यूज गिवन टू द फंक्शन। बहुत ही बढ़िया लिखी है ये बात। आर्गुमेंट्स होती हैं वो इनपुट वैल्यूज। क्या होती है भाई? वो इनपुट वैल्यूज। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा कि फंक्शंस कुछ टास्क परफॉर्म करता है। द फंक्शंस आर समथिंग दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन स्पेसिफिक वैल्यूज which are known as arguments। तो arguments को अगर मैं ये कहूं कि ये होती हैं, अगर मैं ये कहूं कि arguments होती हैं कुछ input values, क्या होती हैं भैया? क्या होती हैं? arguments होती हैं आपकी कुछ input values। चलिए भाई, बहुत ही अच्छी बात है। arguments कुछ आपकी input values होती हैं जिनको हम functions में देते हैं to perform some task। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इस चीज को अगर अभी आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा हो, मैम फंक्शन कैसे बन रहा है, फंक्शन को कैसे हम एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला कह रहे हैं, कैसे एक टर्म है आर्गुमेंट, वो किस तरीके से एज द इनपुट दिया जाता है टू द फंक्शन, अगर ये चीजें अभी आपको क्लियर नहीं है, वो होंगी भी नहीं जब तक हम इन फंक्शंस को प्रैक्टिकली यूज करना शुरू ना कर दें। धीरे धीरे सब्र रखिए, ये चीजें क्लियर होने वाली हैं। फंक्शन कैसे बन रहा है, फंक्शन कैसे यूज हो रहा है, आर्गुमेंट कैसे बन रहा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, एवरीथिंग। तो चलिए बढ़ते हैं इस एक्साइटिंग जर्नी में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आर्गुमेंट्स की। किसकी बात करने वाले हैं भाई? हम बात करने वाले हैं आर्गुमेंट्स की। आर्गुमेंट्स क्या होता है? दीज आर द वैल्यूज। क्या होती है भैया? ये क्या होती है? ये होती हैं आपकी कुछ वैल्यूज। दीज आर द वैल्यूज passed to the functions using which the function carries out some task। एक फंक्शन में, मैंने क्या कहा था? फंक्शन में इनपुट वैल्यूज की तरह पास की जाती हैं आर्गुमेंट्स को। आर्गुमेंट्स आर द इनपुट वैल्यूज विच आर पास्ड टू अ फंक्शन। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या बोला? दीज आर द वैल्यूज विच आर पास्ड टू द फंक्शन यूजिंग विच द फंक्शन कैरीज आउट सम टास्क। और इन इनपुट वैल्यूज की हेल्प से ही, ये जो इनपुट वैल्यूज हम आर्गुमेंट्स के रूप में फंक्शंस पे पास कराते हैं, एक फंक्शन के अंदर किसी भी आर्गुमेंट को एज द इनपुट वैल्यू जब हम पास कराते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? तभी एक फंक्शन किसी एक स्पेसिफिक टास्क को अकम्प्लिश कर पाता है। हम सब जानते हैं कि फंक्शन किसी एक स्पेसिफिक टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए ही डिजाइन किया जाता है, और उस टास्क को, जिस टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए एक फंक्शन को डिजाइन किया गया है, तो उस पूरी एक्टिविटी को परफॉर्म कराने के लिए हमको कुछ इनपुट वैल्यूज एज आर्गुमेंट्स पास करानी ही पड़ती है फंक्शन के अंदर। अगर वो काम हम नहीं कराएंगे तो वो फंक्शन जिस स्पेसिफिक टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए हमने डिजाइन किया था, वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म नहीं करेगा। क्लियर? चलिए बढ़िया। दे कैन बी नंबर्स। क्या क्या हो सकते हैं फंक्शन? फंक्शन हो सकते हैं आपके
फंक्शन हो सकते हैं आपके, फंक्शन नहीं भैया, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स। जी हाँ, हम आर्ग्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट आप एक नंबर भी दे सकते हो, एक नंबर भी एक आर्ग्यूमेंट की तरह पास हो सकता है, एक टेक्स्ट भी एक आर्ग्यूमेंट की तरह पास हो सकता है। लॉजिकल वैल्यूज, लॉजिकल वैल्यूज कौन सी, ट्रू और फॉल्स, लॉजिकल कह लीजिए, या फिर आप इनको एक और चीज कह सकते हैं, लॉजिकल कह लो भाई, लॉजिकल कह लो भाई, या कह लो आप इनको बूलियन वैल्यूज। कैसी वैल्यूज भैया, कैसी वैल्यूज भाई, बूलियन वैल्यूज। चाहे आप लॉजिकल कहिए, क्या कहिए आप, बूलियन, बात बराबर है। लॉजिकल वैल्यूज या फिर बूलियन वैल्यूज, दैट इज ट्रू और फॉल्स, ये भी एक आर्ग्यूमेंट की तरह पास किया जा सकता है किसी भी फंक्शन में। चलिए, रेंजेस और सेल रेफरेंस, किसी रेंज का आपका एड्रेस, कोई रेंज या फिर कोई एक सेल रेफरेंस भी एक आर्ग्यूमेंट की तरह पास करा सकते हो आप एक फंक्शन में। मतलब कि एक पूरे इंटायर फंक्शन में जब हम आर्ग्यूमेंट्स पास कराते हैं एज द इनपुट वैल्यूज, तो एक आर्ग्यूमेंट क्या क्या हो सकता है, वो एक नंबर भी हो सकता है, एक टेक्स्ट भी हो सकता है, एक लॉजिकल वैल्यू दैट मींस ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकता है, वो आपकी कोई रेंज भी हो सकती है, यहां तक कि एक सेल रेफरेंस भी हो सकता है। चलिए मैम, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत ही बढ़िया। चलिए भाई, बढ़िया था, ये बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़ लेते हैं। नोट, इवन एरर वैल्यूज कैन बी यूज्ड एज आर्ग्यूमेंट्स। इससे ज्यादा क्या चाहिए, एक एरर वैल्यू को भी, हाँ जी, हम एक एरर वैल्यू को भी, ऐसी वैल्यू जिसमें एरर है, ऐसी वैल्यू जिसमें एरर है, और किसी भी वैल्यू में अगर एरर होती है तो कैल्क सॉफ्टवेयर अगर किसी भी सेल के अंदर आपने कोई भी वैल्यू दी हुई है, कोई भी फॉर्मूला लिखा हुआ था, एरर कब आता है, जब आप एक फॉर्मूला देते हो और वो इजीली और अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट ना हुआ हो, तो एक एरर आता है सेल के अंदर, उसी सेल के अंदर। तो एक एरर जब जनरेट होता है कैल्क सॉफ्टवेयर के किसी भी सेल या किसी भी रेंज के अंदर, तो वो एरर वैल्यू या वैल्यूज भी पास करा सकते हो एज दी आर्ग्यूमेंट्स। कैसे भैया, कैसे पास करा सकते हो आप, इन्हें भी पास करा सकते हो एज दी आर्ग्यूमेंट्स विद इन द फंक्शंस। चलिए बढ़िया। कॉन्स्टेंट्स, formulas and other functions can also be treated as arguments। इतना ही नहीं, numbers, text, आपका true values, true or false, logical values, ranges, cell references, error values ही नहीं, आप किसी भी एक constant को, किसी भी फॉर्मूला को, या फिर किसी अदर फंक्शंस को भी, मतलब कि एक फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन भी एज द आर्ग्यूमेंट पास हो सकता है। अभी अगर ये चीजें बिल्कुल समझ नहीं आ रही हो, स्किप्स कर रही हूं आपके ब्रेन से, अगर आपके ब्रेन से बिल्कुल स्किप कर जा रही हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें अभी थ्योरेटिकल चल रही हैं। जैसे ही मैं आपको अभी बताने वाली हूं ना फंक्शन का स्ट्रक्चर बताने वाले हैं, अभी हम फर्स्ट कंपोनेंट पढ़ रहे हैं आर्गुमेंट्स के बारे में कि एक फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट क्या होता है और एक आर्गुमेंट क्या क्या हो सकता है। वो एक नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, लॉजिकल वैल्यूज ट्रू और फॉल्स भी हो सकता है, कोई रेंज भी हो सकती है, कोई सेल रेफरेंस भी हो सकता है, कोई एरर वैल्यू भी हो सकता है, यहां तक कि एक आर्गुमेंट फंक्शन के अंदर जब पास होता है तो वो एक कांस्टेंट, एक फॉर्मूला या फिर कोई अदर फंक्शन भी हो सकता है। मतलब कि फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर मैं किसी अदर फंक्शन को एज द इनपुट वैल्यू पास करा सकती हूं। चलिए बढ़िया है भाई, बढ़िया है। तो यहां पे हमने आर्गुमेंट्स को बहुत अच्छे से जान दिया है कि क्या क्या वो चीजें हैं, क्या क्या वो कैटेगरीज हैं जो एक आर्गुमेंट की तरह पास किया जा सकता है इन द फंक्शन, इनसाइड द फंक्शन इन द कैल्क सॉफ्टवेयर। चलिए आगे बढ़े। अब बात करेंगे हम फंक्शन के स्ट्रक्चर की। एक फंक्शन कैल्क सॉफ्टवेयर में आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। किस तरीके से भाई, किस तरीके से भाई, आपके कैल्क सॉफ्टवेयर में जो फंक्शन होता है वो फंक्शन आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैंने लिख दिया सम, सम लिखा भाई, सम नाम का हमारा एक फंक्शन है और यहां पे मैंने दे दिया C3 कॉमा C4। तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैं एक सेल को, एक सेल रेफरेंस को, मैं एक सेल एड्रेस को भी यहां पे पास करा सकती हूं एज दी वैल्यू। मैंने करा दी। ये क्या है, सबसे पहली बात तो ये है आपका क्या, पहले आप इतना समझो, ये था आपका एग्जाम्पल। चलिए लिखा रहने दीजिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैंने पहले बता दिया। अभी मैं आपको बताती हूं कि ये क्या कहलाता है। चलो भाई, ये कहलाता है आपका पूरा फंक्शन डेफिनेशन। क्या कहलाता है, ये पूरी चीज कहलाती है फंक्शन डेफिनेशन। ये पूरी चीज कहलाती है एक फंक्शन डेफिनेशन। यहां पे आता है सबसे पहला पोर्शन, सबसे पहला जो आता है, सबसे पहला जो पार्ट आता है वो कौन सा होता है, सबसे पहला पार्ट जो आपको देखने को मिल रहा है वो क्या होता है, दैट इज द फंक्शन नेम, फंक्शन नेम। फिर आता है आपका ओपनिंग पैरेंथेसिस। क्या आता है, एक ओपनिंग पैरेंथेसिस, याद रखिएगा
फंक्शन में आपको एक चीज देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं ये देखने को मिलेगा आपको कि मैम राउंड ब्रैकेट्स, इनको राउंड ब्रैकेट्स तो कहा जाता है, लेकिन इसी के साथ साथ हम इसको एक और नाम से बुलाते हैं, जिसका नाम है पैरेंथेसिस। क्या नाम है भाई, क्या नाम है? इसको हम पैरेंथेसिस नाम से भी रिकॉग्नाइज या बुलाते हैं। तो क्या कहलाता है ये कहलाता है आपका पैरेंथेसिस। क्या कहलाता है? जल्दी देख लो और बता दो मुझे, जल्दी से देखिए भाई, जल्दी देखिए। ओके, तो ये कहलाता है हमारा पैरेंथेसिस। क्या कहलाता है भाई, क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका पैरेंथेसिस। किसी भी फंक्शन में होती है एक फंक्शन डेफिनेशन, किसी भी फंक्शन में होता है एक पूरा का पूरा फंक्शन डेफिनेशन, और ये पूरा फंक्शन डेफिनेशन अपने साथ रखता है एक फंक्शन नेम एंड पैरेंथेसिस। इस पैरेंथेसिस के अंदर हम देते हैं क्या? इस पैरेंथेसिस के अंदर हम देते हैं लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। क्या देते हैं भाई? हम आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट देते हैं। वी गिव लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। इस पैरेंथेसिस के अंदर फंक्शन डेफिनेशन, ये पूरा कहलाता है आपका फंक्शन डेफिनेशन। इस फंक्शन डेफिनेशन में मिलेंगे आपको दो पार्ट्स। पहला पार्ट होता है वहां जहां पे हम किसी भी फंक्शन का नेम देते हैं, और उसी के साथ फॉलो किया जाता है एक पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर हम देते हैं लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, और हम सब जान गए हैं कि आर्ग्यूमेंट्स क्या है। आर्ग्यूमेंट्स हैं वो स्पेसिफिक वैल्यूज जो एज द इनपुट दी जाती है किसी भी फंक्शन के अंदर, जिससे कि उस फंक्शन का जो भी फंक्शनैलिटी है उसको अकम्प्लिश कराने के लिए, इन ऑर्डर टू अलाउ अ फंक्शन टू अकम्प्लिश द टास्क डिजाइन फॉर दैट फंक्शन, द आर्गुमेंट्स आर गिवन एज द इनपुट वैल्यूज। चलिए देखते हैं बढ़िया फटाफट से। अ फंक्शन कैन स्टार्ट विद अ फॉर्मूला। अब देखो एग्जाम्पल देख लीजिए भाई, ये है आपका एग्जाम्पल क्या बोलता है? सम देख रहे हो आप, ये सम देख रहे हो आप। सम क्या है ये? सम क्या है ये? द सम इज द फंक्शन नेम। क्या है? फंक्शन नेम। और पैरेंथेसिस के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं दो सेल एड्रेसेस। क्या देखने को मिल रहे हैं भाई? क्या देखने को मिल रहे हैं? आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे दो सेल एड्रेसेस, जिसको मैंने एज आर्गुमेंट पास किया है। कैसे पास किया है? मैंने दो सेल एड्रेसेस दैट इज C3 एंड C4 को एज आर्गुमेंट पास किया है। तो होगा क्या? क्या होगा? ये जो मैंने एग्जाम्पल देखा है, जो मैंने ये लिखा हुआ है सम C3, C4, let's suppose कर लीजिए C3 में, समझना ये क्वेश्चन था हमारा, ये हमने एग्जाम्पल लिया था, हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया था। हाँ भाई मैम हमने ले लिया था एग्जाम्पल, कोई समस्या नहीं है, बहुत ही बढ़िया बात है भाई, बहुत बढ़िया ही बात चल रही है। C3 एंड C4 एग्जाम्पल ले लिया है हमने, C3 एंड C4 हमने पैरामीटर्स पास कर दिए हैं एज आई हैव पास दीज एज आर्ग्यूमेंट्स इनसाइड द सम फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा? दिस विल बी नोन एज द सम फंक्शन, जिसमें C3 सेल एड्रेस को एंड C4 सेल एड्रेस को मैंने एज द आर्ग्यूमेंट्स पास कराया है। चलिए C3 सेल में, C3 जो हमारा सेल है, सपोज करो उसमें डेटा वैल्यू कौन सी थी? 24। और C4 सेल में जो डेटा वैल्यू थी वो कौन सी थी? आपकी 12। सपोज कर लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लो, जस्ट कंसिडर अन हाइपोथेटिकल सिचुएशन। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप अपने साथ लेके चलिए कि C3 लेके चलता है 24 वैल्यू, C3 सेल के अंदर 24 वैल्यू स्टोर थी और C4 सेल के अंदर 12 वैल्यू स्टोर थी। ठीक है भाई, तो जब ये फंक्शन चलेगा ना, सम पैरेंथेसिस C3, C4, जब ये फंक्शन चलेगा तो आंसर क्या आएगा भाई? उस सेल के अंदर जिसमें मैंने ये फंक्शन लगाया है उसका आंसर हो जाएगा। सपोज करो मैंने ये फंक्शन सेल C7 में लगा लिया, ये C7 सेल का फंक्शन है। C7 सेल में मैंने ये वाला फंक्शन अप्लाई किया है। आई हैव अप्लाइड दिस सम फंक्शन इनसाइड द C7 सेल, अज्यूम कीजिए। ठीक है, तो C7 सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? C7 सेल की वैल्यू हो जाएगी अब 24 प्लस 12, मतलब कि C3 और C4 का क्या भाई? C3 एंड C4 का सम हो जाएगा। C3 एंड C4 का सम हो जाएगा। C3 एंड C4 सेल एड्रेस का सम नहीं होगा। C3 सेल में जो स्टोर्ड वैल्यू है दैट इज 24, C4 सेल में स्टोर्ड जो वैल्यू है दैट इज 12। इन दोनों का सम आएगा एज द डेटा वैल्यू टू द सेल C7, मतलब कि 36। आ गया भाई? आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आया कि नहीं आया? हाँ जी, तो ये है आपका फंक्शन। अब देखो भाई, ये जो चीज आपने की है,
ये जो चीज आपने की है, सम कराया है आपने, क्या कराया है, सम कराया है। अगर हम एक क्वेश्चन ले लें भाई, चलो हमने एक क्वेश्चन ले लिया भाई, क्वेश्चन लिया है परफॉर्म सम ऑफ सेल, कौन कौन से सेल भाई, फिर से वही सेल ले लेते हैं हम, C3 एंड C4 एंड प्रिंट द रिजल्ट, या फिर डिस्प्ले कर लो, ठीक है, एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन, कौन से सेल में भाई, कौन से सेल में इन दोनों का रिजल्ट हमको शो करना है। C3 और C4 सेल एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर्ड है उनके बीच हमें सम कराना है और उसका रिजल्ट हमें किस सेल में रखना है, एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन सेल C7। मुझे इन दोनों का जो है दिया हुआ डेटा वैल्यू है, जो मैं सम इनके ऊपर अब फंक्शन अप्लाई कराऊंगी। फंक्शन जो हमारे पास है वो सम फंक्शन हम यूज करने वाले हैं। चलिए पहले आप देखिए, यूजिंग क्या, यूजिंग फॉर्मूला, ठीक, फॉर्मूला की हेल्प से भी ये काम हम करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं, चलिए देखते हैं। फॉर्मूला की हेल्प से हम ये काम करा सकते हैं, कैसे कराएंगे, चलिए देखिए। क्या किया हमने, C3 बना था, C4 बना था, हाँ मैम बन गया, C7 लिया और क्या कर दिया भाई, C7 लिया और क्या कर दिया, क्या कर दिया, हम सब जानते हैं, इक्वल्स टू कर दो भैया। C3 में अगर सपोज करो 20 था, C4 में अगर 12 था, तो क्या होगा भाई, क्या होगा, होगा कुछ ये, होगा कुछ खास, क्या होगा भाई, 20 + 12, 20 + 12 बहुत ही खास चीज होने वाली है। क्या होने वाली है, सम होने वाला है, सम होने वाला है किसका, सेल एड्रेस 33 C3 पे जो वैल्यू थी उसका और C4 पे जो वैल्यू थी उनका, उन दोनों का सम हो जाएगा। कैसे किया, 20 + 12 न करके मैंने यहाँ पे किया है, मैंने यहाँ पे किया है C3 + C4। जब ये मैंने किया तो क्या हुआ, C7 के अंदर क्या आ गया भाई, C7 के अंदर आ गया है, अब क्या, C7 के अंदर आ गया है, C7 के अंदर आ गया है, आउटपुट क्या है भैया, आउटपुट क्या है, C7 हो चुका है। अब कुछ इस तरीके का, किस तरीके का हो चुका है, C7 में वैल्यू आई है क्या, C3 की है 20, C4 की है 12, तो कितना हुआ 32। बहुत ही अच्छे भैया, बहुत सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। ये आएगी आपकी C7 की वैल्यू, किसकी वैल्यू, आपके C7 की वैल्यू। ये मैंने कैसे किया, यूजिंग द फॉर्मूला, मैंने अपनी तरफ से एक फॉर्मूला लगाया, इक्वल्स टू लगाया। हम सब जानते हैं जब भी मैं किसी भी डेटा के अंदर या किसी भी सेल में कोई भी फॉर्मूला देने की कोशिश करती हूं, whenever I want to give a formula inside any cell in the calc सॉफ्टवेयर, तो वहां से वो जो फॉर्मूला है वो इक्वल्स टू साइन से शुरू होता है। किस साइन से, इक्वल्स टू साइन से। तो इक्वल लगाया, C3 + C4 कर दिया, दोनों की वैल्यूज ऐड हो गई, 32 आ गया। अब यही काम, अभी तो चलो ये 2 सेल्स थे, ठीक है, ये 2 सेल्स थे। अगर सपोज करो 100 सेल्स की वैल्यूज का आपको सम निकालना है, तो इक्वल्स टू C3 + C4 + C5 + C6 + C7 कितना लिखोगे भाई, कितना लिखोगे, 103 तक लिखोगे, हाँ, या 102 तक लिखोगे, कितना लिखोगे आप फॉर्मूला अपनी तरफ से देते हो ना, तो कितनी सेल रेफरेंसेस आप यहाँ पे लिखेंगे, नहीं लिख सकते ना। तो इसी चीज को बचाने के लिए, इसी मैनुअल टास्क को बचाने के लिए, कंपनसेट करने के लिए फंक्शंस का कॉन्सेप्ट आया। किसका कॉन्सेप्ट आया भाई, फंक्शंस का कॉन्सेप्ट आया। अब यही काम मैं एक फंक्शन से कराऊंगी, चलिए देखते हैं। ठीक है भैया, देख लिया, याद रखना, अ फंक्शन कैन स्टार्ट विद अ फॉर्मूला, दैट मींस टाइप एन इक्वल साइन बिफोर द फंक्शन नेम। आप चाहे तो इक्वल साइन लगा सकते हैं, आप नहीं चाहे तो उसको छोड़ भी सकते हो। मतलब आप गए C7 पे, चलिए भाई हम C7 पे चले गए, वहां जाके हमने किया इक्वल्स टू, ठीक है भाई, हमने इक्वल्स टू लगा दिया। अब C3 + C4 + C5 + C6 + C7 देने से अच्छा है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सम। क्या लिखेंगे, सम नाम का पहले से ही बनाया एक फंक्शन है कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर। वो क्या करेगा, वो वैल्यूज लेगा, वो क्या करेगा भाई, वो वैल्यूज लेगा। वो क्या वैल्यूज लेगा, वो लेगा C3, C4। अब हमें अलग से प्लस लगाने की जरूरत नहीं है C3 और C4 के बीच में। किन किन के बीच में भाई, हमें C3 एंड C4 के बीच में अलग से प्लस लगाने की जरूरत नहीं है भाई,
हमें C3 और C4 के बीच में अलग से प्लस लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे सम फंक्शन यूज कर लिया है। सम नाम का फंक्शन है जिसके अंदर मैंने 2 आर्ग्यूमेंट पास कराए हैं, दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स एक सेल एड्रेस है। उन दोनों सेल एड्रेसेस पे जो वैल्यूज हैं उनका सम हो जाएगा। उनका क्या होगा भाई, ये जो फंक्शन है ये क्या करता है, ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, गिवन इनपुट आर्ग्यूमेंट्स, जो भी इनपुट आर्ग्यूमेंट्स हमने दिए हुए हैं ना, उन दोनों इनपुट आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज को आपस में सम कराएगा। क्या कराएगा, सम कराएगा। तो ये है एक फंक्शन जो कि एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला है जो पहले से ही बना हुआ है। आपको सिर्फ जिन सेल एड्रेसेस की वैल्यूज के बीच में सम कराना है, आप बस वो दे दो और आपकी उन सारे के सारे सेल एड्रेसेस की वैल्यूज के बीच में सम निकल आएगा, खत्म। तो तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 32, यही आएगा। अब एक बात समझो, एक फंक्शन भाई, एक फंक्शन स्टार्ट हो सकता है किससे, एक फॉर्मूला की तरह। इट कैन स्टार्ट विद अ फॉर्मूला एज वेल एज इट कैन आल्सो स्टार्ट विद स्टैंड और इट कैन आल्सो स्टार्ट विदाउट अ फॉर्मूला। क्या होता है, एक फंक्शन आप जब भी देने की कोशिश करते हो किसी भी सेल के अंदर इन द कैल्क सॉफ्टवेयर, उस फंक्शन को आप इक्वल्स टू साइन से, मतलब किस साइन से, टाइप एन इक्वल साइन बिफोर द फंक्शन नेम। अगर आप एक फंक्शन को एक फॉर्मूला की तरह दिखाना चाहते हैं, और दिखा भी सकते हैं, क्यों, क्योंकि फंक्शन होता है एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला। क्या होता है एक फंक्शन प्री डिफाइंड फॉर्मूला होता है। और किसी भी फंक्शन को अगर आप एक फॉर्मूले की तरह दिखाना चाहते हो तो हमेशा स्टार्ट करो अपने फंक्शन को विद द इक्वल्स टू साइन। मैंडेटरी नहीं है, इट इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी, क्योंकि इक्वल टू साइन दिखाता है एक फॉर्मूला की स्टार्टिंग, और यहां पे हम फंक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि फंक्शन एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला ही होता है, इसलिए हम उसको चाहें, इफ वी वांट, हम चाहें तो उसको इक्वल टू साइन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है कि दैट अ फंक्शन कैन स्टार्ट विद अ फॉर्मूला, टाइप एन इक्वल साइन बिफोर द फंक्शन नेम। जो भी, जैसे हमने यहां पर भी ये किया, इस चीज को अगर मैं यहां पे हटा देती तो क्या ये मेरा फंक्शन चलता नहीं, बिल्कुल चलता। This function must have run the same way, must have been executed the same way it is executing on applying the equals to sign. That's it. क्लियर हुआ? बस इतना समझिए कि फंक्शन को हम इक्वल टू साइन से स्टार्ट कर सकते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि फंक्शन कहलाता है एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला ही, इसीलिए। दैट्स इट, और कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ लें। देख लो भाई, ये सिंटैक्स था नेम द फंक्शन, नेम ऑफ द फंक्शन हमारा कौन सा फंक्शन था, सम फंक्शन। इसके अंदर सम नाम का एक फंक्शन एक्चुअली है। सम नाम का बहुत सारे ऐसे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जिनकी लिस्ट हम आगे देखने वाले हैं, और वो सारे फंक्शंस अब आप यूज कर सकते हो टू परफॉर्म एनी नंबर ऑफ कैलकुलेशंस एंड डिफरेंट ऑपरेशंस इन योर सेल्स डेटा इन कैल्क सॉफ्टवेयर। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। SUM, पहला ही फंक्शन आ गया सम। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो फंक्शन है किसके अंदर, कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर, सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है दैट इज सम। It adds all the numbers in a range of cells. जो भी रेंज आप देते हैं या जो भी सेल्स नंबर्स या सेल एड्रेसेस आप देते हैं, उन सेल एड्रेसेस के अंदर, उन रेंज ऑफ सेल्स के अंदर जो डेटा वैल्यूज हैं उनके बीच में क्या कराना भैया, क्या कराना, एडिशन कराना। इट विल एड ऑल द नंबर्स इन द रेंज ऑफ सेल्स। जो भी रेंज ऑफ सेल्स आप देते हैं पैरेंथेसिस के अंदर सम फंक्शन के, याद रखना भाई, यहां पे इसको सम लिखा हुआ है पर ये सम ऐसे नहीं आएगा, ये आएगा हमेशा ऐसे। फंक्शन हमेशा अपने पैरेंथेसिस के साथ ही आता है। कैसे आता है, हमेशा अपने पैरेंथेसिस के साथ ही आता है। ये जो फंक्शन है, कभी भी आपसे बोल दिया जाए कि सम फंक्शन क्या है तो ऐसे लिखोगे भाई, और लिखोगे ऐसे। कैसे, ऐसे। किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन नेम को फंक्शन दिखाने के लिए उसको हमेशा फॉलो कराया करो आप विद द पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। तब ये बताता है कि भैया ये एक नॉर्मल सम नहीं लिखा हुआ है, ये एक सम फंक्शन है। क्यों, क्योंकि उसके आगे हमने ये पेयर ऑफ पैरेंथेसिस लगा दिए। क्लियर हुई ये बात? चलिए बढ़िया। So it will add all the numbers in a range of cells, पहली बात। The syntax of this function is as follows. कैसे आएगा भाई, कैसे आएगा, सम फंक्शन लिखा है, साथ में आ गया आपका पैरेंथेसिस, दैट इज पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। इस पेयर ऑफ पैरेंथेसिस में आपको देखने को मिल रहे हैं बहुत सारे आर्गुमेंट्स। क्या देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे आर्गुमेंट्स। आप चाहे तो ना जाने कितने ही आर्गुमेंट्स यहाँ पास करा सकते हैं इनसाइड दिस सम फंक्शंस पैरेंथेसिस। चलिए, आर्गुमेंट टाइप, किस टाइप का नंबर, हम किस टाइप का आर्गुमेंट दे रहे हैं इस पर्टिकुलर सिंटैक्स में, एक नंबर आर्गुमेंट दे रहे हैं, बढ़िया बात। रिटर्न टाइप, क्योंकि नंबर्स हम यहाँ पे दे रहे हैं एज दी आर्गुमेंट्स, तो रिटर्न क्या करेगा, एक फंक्शन, वो भी एक नंबर रिटर्न करेगा, याद रखना।
फंक्शन हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? एक वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे हमारे प्रीवियस एग्जांपल में आपने देखा था, हमने लिखा था C7, लिखा था कि नहीं लिखा था भाई? मैम बिल्कुल लिखा था, हमने लिखा था C7 इक्वल्स टू, और फिर क्या लिखा था हमने लिखा था सम। और यहां पे हम नंबर्स ना देते हुए, नंबर्स दे दें क्या? क्योंकि हम यहाँ पे नंबर्स की बात कर रहे हैं एज दी आर्गुमेंट्स, इस पूरे सिंटैक्स में हम नंबर को एज दी आर्गुमेंट लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे सेल एड्रेसेस ना देके मैं डायरेक्ट नंबर दे रही हूँ। मैंने क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया 24,12। तो जैसे ही मैंने ये लिखा, ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। और फंक्शन हमेशा एग्जीक्यूट होने के बाद एक आउटपुट रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? वो एक आउटपुट रिटर्न करता है। तो इसका आउटपुट क्या होगा? इस पूरे फंक्शन का आउटपुट क्या होगा? इस पूरे फंक्शन का आउटपुट ये होगा कि C7 सेल के अंदर जो आंसर आ जाएगा, C7 सेल के अंदर जो आंसर आ जाएगा वो आएगा आपका 24 और 12 का सम। 24 और 12 का सम होगा इस फंक्शन का आउटपुट। क्या होगा आंसर? द आंसर विल बी 36। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी देख लो। तो क्या बात कर रहे हैं हम कि सम फंक्शन लेता है अपने साथ बहुत सारे आर्गुमेंट्स, और यहां पे जो हम आर्गुमेंट दे रहे हैं वो है एक नंबर्स, जो कि हम वहां देख सकते हैं। और ये क्या रिटर्न करेगा? इसने रिटर्न भी किया है एक नंबर। जैसे ही ये फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूशन होने पर as soon as it gets executed it will return a number। क्या रिटर्न किया है इसने भाई? एक नंबर ही तो रिटर्न किया है, दिख रहा है। And that will be considered as the data value of cell C7। क्लियर? ये चीज क्लियर हुई है? अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, बिल्कुल यू फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। बिल्कुल कमेंट कीजिए आप, क्योंकि आपका हर एक कमेंट हमारी जिम्मेदारी है। और इसके साथ साथ मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूं कि मैं जानती हूं कि क्लास 9th है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, थोड़ा सा नहीं सॉफ्टवेयर वगैरह चल रहा है। सॉफ्टवेयर चल रहा था, राइटर चला, इम्प्रेस चला, क्या एक सॉफ्टवेयर अब चल रहा है। तो सॉफ्टवेयर पे जब तक हम प्रैक्टिकली कोई चीज नहीं करते हैं तब तक वो चीजें याद नहीं होती हैं। थ्योरेटिकली एक सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो नो वरीज, हर चैप्टर के बाद आपको एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट मिलता है जो मैं खुद पर्सनली आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो बिल्कुल परेशान मत हो। चलिए तो फिर देखें, where number 1, number 2 are 1 to 30 arguments for which you want the total value or sum। क्या है भैया? क्या है ये? नंबर 1, नंबर 2, कहां से लेके कहां तक? नंबर 30 तक। ये जो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को यहां पे एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो आपके सामने सिंटैक्स बन के रखा हुआ है ना, ये जो आपके सामने सम का सिंटैक्स बन के रखा हुआ है, इस पूरे सिंटैक्स में ये कहलाता है आपका सम फंक्शन डेफिनेशन। क्या कहलाता है भाई? क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका सम फंक्शन की डेफिनेशन। क्या भाई? ये है आपके सम फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है मैम, समझ गए। अब इसके अंदर आता है आपका सम फंक्शन नेम। ये किस टाइप का फंक्शन है? ये एक सम फंक्शन है जो कंप्राइज करता है या लेता है बहुत सारी इनपुट वैल्यूज, और ये जो इनपुट वैल्यूज ले रहा है पैरेंथेसिस के अंदर, ये वो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंटेड हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैंने इसमें 30 नंबर्स दे दिए हैं तो उन 30 के 30 नंबर्स का सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उन 30 नंबर्स का सम हो जाएगा। आर्गुमेंट टाइप कैसा है? एक नंबर टाइप है। आप यहां पे आर्गुमेंट के नाम पे क्या दे रहे हो? आर्गुमेंट्स आप नंबर्स फॉर्म में दे रहे हो, और क्योंकि आप यहां पे नंबर फॉर्म में आर्गुमेंट्स दे रहे हो तो आपका जो रिजल्ट आएगा इस सम फंक्शन का एग्जीक्यूशन, जब ये सम फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये रिजल्ट क्या देगा? क्या रिजल्ट देगा? इट विल गिव द नंबर रिजल्ट। क्या रिजल्ट देगा? ये एक नंबर को ही एज अ रिजल्ट देगा। ये एक नंबर को ही एज अ रिजल्ट देगा। चलिए, where number 1, number 2 are 1 to 30 arguments for which you want the total value of sum। सीधी बात। चलिए भाई आगे बढ़ लें। Following points must be considered। नंबर 1 से लेके नंबर 30 तक are up to 30 numbers or ranges array of numbers whose sum is to be calculated। जो आपके पैरेंथेसिस के अंदर, जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा सम फंक्शन का, जो हमने सिंटैक्स देखा, उसमें जो नंबर 1 से लेके नंबर 30 तक जो नंबर्स दिए हुए हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? वो आपके नॉर्मल 30 नंबर्स भी हो सकते हैं, वो आपके नॉर्मल 30 कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, या फिर आपके 1 से लेके 30 तक कोई रेंजेस हो सकती हैं, या किसी भी नंबर्स के एरेज भी हो सकते हैं जिनका सम हमें काउंट करना है, जिनका सम हमें फाइंड आउट करना है यूजिंग द सम फंक्शन। क्लियर हुई बात?
चलिए, सम इग्नोर्स एनी टेक्स्ट और एम्प्टी सेल विद इन अ रेंज और एरे। सम फंक्शन क्या करता है? सबसे पहली बात तो ये जानिए, सम फंक्शन हमेशा किसी नंबर पे ही काम करेगा। अगर आपने किसी ऐसे सेल एड्रेस का मेंशन कर दिया, अगर आपने किसी ऐसे सेल एड्रेस को एज द इनपुट आर्गुमेंट पास करा दिया इनसाइड द सम फंक्शन, जिसके अंदर जो डेटा वैल्यू है वो नंबर नहीं है, वो न्यूमरल नहीं है, वो कोई टेक्स्ट डेटा है। क्या है? सपोज करो अगर मैंने यहां पे लिखा है सम, क्या लिखा है भाई? मैंने लिखा है सम C3, C4, ठीक है मैम। C3 में दिया हुआ है क्या? C3, C4, ठीक है मैम, अच्छी बात है। C3 में दिया हुआ है क्या? C3 में दिया हुआ है आपको कुछ वैल्यू, और C4 में भी दी हुई है आपको कुछ वैल्यू, ठीक है मैम, बहुत ही बढ़िया बात है, कर लिया हमने। C3 में हमें वैल्यू दी हुई है 20 और C4 में दिया हुआ है AB। हो सकता है C4 सेल में एक AB टेक्स्ट दिया हुआ है और मैंने सम फंक्शन के अंदर पास करा दिया एज द इनपुट पैरामीटर बोथ दी सेल एड्रेसेस, C3 और C4 दोनों। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या 20 नंबर को आप प्लस करा सकते हो AB से? क्या ये ऑपरेशन पॉसिबल है? इज दिस ऑपरेशन पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। ये ऑपरेशन कतई भी पॉसिबल नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू ऐड अ नंबर टू दी टेक्सचुअल डेटा। ये चीज आप नहीं कर सकते। तो अगर आप ये चीज नहीं कर सकते और लेकिन अगर आपने तब भी इस पर्टिकुलर सेल एड्रेस को जिसमें एक टेक्स्ट डेटा था उसको एज द इनपुट पैरामीटर पास करा दिया है, एज द इनपुट आर्गुमेंट पास करा दिया है इनसाइड द सम फंक्शन, तो होगा क्या? क्या होगा फिर? अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर होगा क्या? होगा सिर्फ इतना सा कि आपका जो सम फंक्शन है ना, वो इग्नोर कर देगा। क्या कर देगा भाई? वो इग्नोर कर देगा कोई भी ऐसी टेक्स्ट वैल्यू को। कौन सी वैल्यू को? कोई भी ऐसी टेक्स्ट वैल्यू को ये इग्नोर करेगा। और कोई भी अगर एम्प्टी सेल है, मतलब सपोज कीजिए C4 में कुछ नहीं है, C4 में अभी तक क्या था? एक टेक्स्ट था, ठीक है, लेकिन अब C4 में कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी आपने C4 को एज द इनपुट आर्गुमेंट पास कराया है इनसाइड द पैरेंथेसिस ऑफ द सम फंक्शन। तो क्या करेगा? तब भी सम फंक्शन इग्नोर करेगा C4 सेल एड्रेस को। क्या करेगा? वो C4 सेल एड्रेस को इग्नोर कर देगा। तो ऐसे सिनेरियो में जहां पे सम फंक्शन के अंदर हम कुछ इनपुट वैल्यूज, कुछ आर्गुमेंट्स पास कराते हैं और ऐसा आर्गुमेंट जो कंटेन करता है एक टेक्सचुअल डेटा या फिर नो डेटा, ऐसे सेल एड्रेसेस को सम फंक्शन टोटली इग्नोर करता है। क्या करता है? द सम विल इग्नोर एनी टेक्स्ट और एम्प्टी सेल विद इन अ रेंज और द अरे। जो भी आप रेंज दे रहे हो, जो भी आप अरे दे रहे हो, उसको बिल्कुल इग्नोर करेगा। चलिए बढ़िया। कैल्क डज नॉट इग्नोर बूलियन लॉजिकल वैल्यूज इन सम, मतलब कि कैल्क जो करता है, अगर सपोज कर लो मैंने यहां पे कर दिया क्या? मैंने लिख दिया यहां पे सम। पहली बात तो अगर आपने सम C3, C4 किया था ना, याद रखना, सम C3, C4 किया था, C4 में आपने टेक्स्ट डेटा डाल दिया था या C4 को आपने एम्प्टी सेल छोड़ दिया था, दोनों ही सिनेरियो में जब सम फंक्शन एग्जीक्यूट होगा ना, तो उस सेल के अंदर जहां पे मैंने सम फंक्शन दिया है एक एरर मैसेज आएगा। चाहे आपने एक सेल रेफरेंस के अंदर एक टेक्स्ट डेटा दे दिया हो या एक सेल के अंदर आपने कोई भी डेटा नहीं दिया हो, दोनों ही केसेस में जिस सेल के अंदर आपने सम फंक्शन लगाया है और उस सम फंक्शन के आर्गुमेंट में आपने एक ऐसे सेल एड्रेस को पास कराया है जो अपने साथ कोई टेक्स्ट डेटा या फिर नो डेटा कंटेन करता है, तो ऐसे केस में आपका सम फंक्शन एक एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा इन द सेम सेल। पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ बूलियन वैल्यूज मैंने आपको बताई थी, कुछ बूलियन वैल्यूज थी कि नहीं थी? कुछ बूलियन वैल्यूज थी जो मैंने आपको बताई थी कि आपका फंक्शन सपोर्ट करता है एक बूलियन वैल्यू को भी, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। बताया था, ट्रू बताया था, फॉल्स बताया था। तो सम फंक्शन की अगर हम बात करें, अगर मैं यहां पे सम फंक्शन की बात करूं और मैं यहां पे लिख दूं ट्रू, ठीक है, ट्रू लिख दूं, चलो ट्रू लिख के छोड़ दिया, मैंने ट्रू लिख के छोड़ दिया। सम फंक्शन है, आपको पता है इसका क्या आउटपुट होगा? क्या आउटपुट होगा? ट्रू का मतलब हमेशा होता है क्या? ट्रू का मतलब हमेशा होता है 1 एंड फॉल्स का हमेशा मतलब होता है 0। क्या मतलब होता है? ट्रू का मतलब होता है हमेशा 1 एंड फॉल्स का मतलब होता है 0। तो इसका जो न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट है, कैल्क डज नॉट इग्नोर, कैल्क इग्नोर नहीं करेगा भाई। कैल्क जो है वो इग्नोर नहीं करेगा, किसको? इन बूलियन लॉजिकल वैल्यूज को। मतलब कि
ट्रू अगर हम बात करें तो 1 कंसिडर कर लिया जाएगा, अगर फॉल्स की बात करें तो 0 कंसिडर कर लिया जाएगा फॉर दी सम फंक्शन। सम फंक्शन के अंदर अगर आप ये बूलियन वैल्यूज देते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझो इस बात को, सम फंक्शन के अंदर अगर आप एक बूलियन वैल्यू दे रहे हो, मैंने जाना ये कि अगर कोई भी सम फंक्शन आप यूज करते हो तो उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट डेटा कंसिडर नहीं किया जाता, उसको इग्नोर कर दिया जाता है सम फंक्शन के द्वारा, ये बात है। लेकिन जो बूलियन वैल्यूज हैं दैट इज ट्रू एंड फॉल्स, ये आप कहोगे कि मैम ये भी टेक्स्ट है, तो नहीं, ये क्योंकि एक बूलियन वैल्यू है, बूलियन वैल्यूज हैं तो दे विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड आर्गुमेंट्स, और सम फंक्शन इनको कंसिडर करता है और आउटपुट रिटर्न पता ही क्या करेगा, आउटपुट पता ही क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न 1, जिस सेल के अंदर मैंने ये लगाया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? क्लियर हो गया भाई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? जल्दी बता दो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कि ये चीज क्लियर हो गई है। वही अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, चलिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप बताइए क्या एग्जाम्पल बना सकते हैं, आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में क्या एग्जाम्पल बन सकता है, जल्दी बताइए, जल्दी से देख लेते हैं एक बहुत ही अमेजिंग सा एग्जाम्पल सम फंक्शन पे। अब बारी आ गई है आपके एग्जाम्पल की। सम 3:2 = 5, क्या लिखा हुआ है भाई? क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि अगर सम दिया हुआ हो, अगर सम फंक्शन दिया हुआ हो, किसमें? कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर। कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर अगर हम किसी भी सेल में, ये एक सेल में दिया हुआ है, फॉर्मूला के रूप में दिया हुआ है, हम इसको इक्वल्स टू साइन से लिख रहे हैं, दैट मींस दिस इज अ फंक्शन गिवन इनसाइड अ सेल। यहां पे मैंने फंक्शन दिया है सम 3:2, 3:2, तो हुआ क्या? हुआ सिर्फ इतना सा भाई, हुआ सिर्फ इतना सा कि इसी सेल में आ गया क्या? इसी सेल में आ गया है आपका 5। 3 और 2 को प्लस कर दिया, उनके बीच में सम निकाल दिया। सम फंक्शन ही क्या कहता है कि जो भी इनपुट वैल्यूज मिली हैं उसके ऊपर सम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना। ये फंक्शन एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है, और क्या है वो स्पेसिफिक टास्क? वो है आपका टू परफॉर्म सम बिटवीन द गिवन टू इनपुट आर्गुमेंट्स। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। सो आंसर विल बी 5 इन अ सेल, इन द सेम सेल। चलो अब बात करते हैं एक और फंक्शन की, सम 2:2:3:4, ये कहलाते हैं आपके सेपरेटर्स। याद रखिए, इसमें जो सेमीकोलन होता है, सेमीकोलन जो होता है, द सेमीकोलन इज अ सेपरेटर। क्या है ये? ये एक सेपरेटर है। दिस इज अ सेपरेटर, जो सेपरेट करता है। इट इज अ सेपरेटर दैट सेपरेट्स द लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स इन अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन के अंदर, किसी भी फंक्शन के अंदर, किसी भी फंक्शन के अंदर भैया, inside any function, inside any function, inside any functions, parenthesis, the भाई, क्या भाई? the semicolon acts as the, किसकी तरह एक्ट करता है भाई? ये किसकी तरह एक्ट करता है? ये एक्ट करता है एज दी सेपरेटर, ये एक सेपरेटर की तरह एक्ट करता है। चलो भैया, ये बात हम सबने जान ली, ये बात हमने जान ली। दो आर्ग्यूमेंट्स को आपस में सेपरेट करना किसी फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर काम होता है एक सेपरेटर का, और यहां पे हम किस सेपरेटर का हेल्प कर रहे हैं, किस सेपरेटर का यूज कर रहे हैं, दैट इज दी सेमीकोलन। क्लियर हुई? चलिए अब आइए इस पे। ये हमें दिया हुआ है सम 2:3 and 4। आंसर क्या होगा? 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 रिटर्न हो गया। क्या हुआ? मतलब ये ऑपरेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है, ये ऑपरेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है ये इस तरीके से, लेकिन रिप्रेजेंट हो रहा है ये इस तरीके से। क्लियर? चलो भाई, B1:B3, देखो भाई, B1:B3, याद रखो एक बात, फंक्शन के अंदर कोई भी फंक्शन है, इनसाइड अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन के अंदर, इनसाइड अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन के अंदर दो चीजें होती हैं। पहली चीज क्या होती है? दो चीजें होती हैं। पहली चीज क्या? वैल्यूज, या फिर कह लीजिए नंबर्स, वैल्यूज आर सेपरेटेड, किसकी हेल्प से सेपरेटेड है भाई? किसकी हेल्प से सेपरेटेड है? सेपरेटेड वाया, किसकी हेल्प से सेपरेटेड है भाई? ये सेपरेटेड है वाया सेमीकोलन की हेल्प से सेपरेटेड है, ठीक है। लेकिन अगर वही मैं बात कर दूं द
रेंज, हम यहां पे क्या शो कर रहे हैं, द रेंज इज गिवन द सेम वे। जो रेंज होती है वो हम सेम तरीके से देते हैं। हम रेंज कैसे लिखते हैं, मैंने कहा कि C1 सेल से लेके C5 सेल तक का पूरा सेल्स को एक साथ सेलेक्ट करो, मतलब कि एक रेंज बता रही हूं C1 से लेके C5 तक। तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम ऐसे लिखते थे रेंज, भैया रेंज हो गया, फिर हमने किया C1 कोलन C5 होता था, ये है आपका सेमीकोलन डॉट एना कॉमा, ये है आपका कोलन। किसी भी रेंज को देने के लिए हम फर्स्ट सेल नंबर एंड लास्ट सेल एड्रेस के बीच में कोलन लगाते थे, तो एक सेल एड्रेस हमको या सेल रेंज हमको पता चल जाती थी। सिमिलरली हम सब जानते हैं कि एक फंक्शन के अंदर मैं किसी रेंज को भी, एक फंक्शन के अंदर मैं किसी रेंज ऑफ सेल्स को भी एज द इनपुट आर्गुमेंट पास करा सकती हूं। तो जब भी मैं एक रेंज को पास कराऊंगी तो वो एज इट इज वैसे का वैसा ही पास होगा। ये जो कोलन है ये सेमीकोलन में कन्वर्ट नहीं होगा, it will only be converted into the range of cells onto which the sum has to be performed। क्लियर हुई ये बात, क्लियर हो गई ये बात, चलिए बढ़िया। तो क्या हुआ भाई, B1 सेल से लेके B3 सेल के बीच में जो भी डेटा है उन सब के बीच में सम करा दो। B1 सेल का डेटा, B2 सेल का डेटा और B3 सेल का डेटा, तीनों ही डेटा वैल्यूज में सम करा दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। क्या रिटर्न किया, 6.6, क्योंकि B1 B2 B3 ने क्या क्या कंटेन किया था, B1 में था क्या, B1 में था क्या, क्या था भैया B1 में, क्या था भैया B1 में, देख लीजिए भाई क्या था B1 में, बताओ जल्दी से, क्या है B1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू है 1.1, B1 की वैल्यू है 1.1, B2 की वैल्यू है 2.2, चलो भाई, एंड B3 की वैल्यू कितनी है भाई, B3 की वैल्यू कितनी है देख लेते हैं 1.1, 2.2 एंड 3.3। तो जब मैंने ये सम B1 कोलन B3 कराया, B1 कोलन B3 जो कि एक रेंज है, वो एज इट इज वैसे का वैसा ही पास होगा इनसाइड द पैरेंथेसिस ऑफ एनी फंक्शन। याद रखो ये बात, अगर आपको कहीं भी सेमीकोलन दिख जाए तो समझ लेना कि बहुत सारी डेटा वैल्यूज हैं जो आर्गुमेंट की तरह पास हो रही हैं, उनके बीच में एक फंक्शन लग रहा है, चाहे वो सम फंक्शन हो या फिर कोई अदर फंक्शन हो। लेकिन अगर दो सेल एड्रेसेस के बीच में अगर कोलन देखने को मिल जाए, भाई क्या देखने को मिले, क्या देखने को मिले, अगर आपको दो सेल एड्रेसेस के बीच में कोलन देखने को मिल जाए तो समझ लेना वहीं के वहीं कि ये अलग अलग दो सेल एड्रेसेस नहीं है, ये पूरा का पूरा एक रेंज है। क्या है, पूरा का पूरा एक रेंज है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लें या फिर इसको पहले आप एग्जांपल देखिए। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपको दो चीजें दी। चलिए मैंने लिखा है सम, ठीक है मैम, आपने सम लिख दिया। फिर मैंने लिखा B1 एंड B2, ठीक है। फिर मैंने लिखा है सम, चलो भाई सम लिख दिया। फिर मैंने लिखा है B1 एंड B2, कर दिया, ये कर दिया। अच्छा चलो अब एक बात बताओ, कौन मुझे बताएगा, दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, जल्दी बता दो क्या अंतर है दोनों में, क्या अंतर है दोनों में। एक में दिया हुआ है B1 सेमीकोलन B2 और एक में दिया हुआ है B1 कोलन B2। तो क्या अंतर है इन दोनों में, दोनों ही फंक्शंस में क्या अंतर आ रहा है, दोनों ही सम फंक्शन है, दोनों ही B1 B2 इनपुट पैरामीटर्स ले रहे हैं, तो दोनों फंक्शंस में क्या अंतर है। क्या आप जानते हैं इन दोनों फंक्शंस के बीच का अंतर? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए मुझे कि क्या क्या आउटपुट होगा। मैं आपको देती हूं B1 और B2 की वैल्यूज। चलिए बढ़िया, मैंने आपको दिया है B1 कितना दिया है, B2 कितना दिया है, और मैं आपको एक और वैल्यू दे रही हूं, मैं आपको एक और वैल्यू दे रही हूं। चलिए वेट, ये थोड़ा सा, ठीक है, ये दिया हुआ है B1 सेमीकोलन B2 सेमीकोलन B3, ठीक है। चलो या फिर B2 नहीं करो इसको, चलो भाई ठीक है, B1 सेमीकोलन B2 एंड B1 कोलन B3, ये मैंने दिया हुआ है B1 B2 और B3, तीनों की वैल्यूज मैं आपको दे रही हूं। अब मुझे बता दो क्या क्या आंसर होगा। ये दिया हुआ है 12, ये दिया हुआ है 14 और ये दिया हुआ है 9। चलिए बताइए, जल्दी बता दीजिए, पहले वाले में क्या आंसर आएगा, दूसरे वाले का क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ। पहले वाले का आंसर क्या है, दूसरे वाले का आंसर क्या है, और दोनों में क्या डिफरेंस है। जानते हैं, अगर ये बात जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए मुझे क्या डिफरेंस है। डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस सिर्फ इतना सा ही है कि ये दिया हुआ है B1 सेल, क्या दिया हुआ है B1 सेल, और ये दिया हुआ है B2 सेल।
मतलब कि B1 सेल एड्रेस पे जो वैल्यू है और B2 सेल एड्रेस पे जो वैल्यू है उन दोनों का सम क्या होगा 12 एंड 14। क्या होगा 12 एंड 14। और ये पूरा का पूरा सम किसके अंदर हो रहा है? ये पूरा सम आपका किसके अंदर हो रहा है जानते हैं? किसके अंदर हो रहा है? किसी एक सेल के अंदर हो रहा है। ठीक है मैम, ये बात हम समझ गए, ये बात हम समझ चुके हैं। ठीक है भाई, अब देखिए ये बात हम समझ चुके हैं। क्या हुआ? B1 सेमीकोलन B2 मतलब कि 12 प्लस 14 कितना हुआ भाई? कितना हो गया? कितना हो गया? ये हो गया आपका 26। क्या आएगा आंसर? क्या आएगा आंसर? 26। B1 की वैल्यू एंड B2 की वैल्यू दोनों को ऐड कर दो, दोनों के बीच सम परफॉर्म कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इजी था। अब वहीं अगर बात करें हम B1 कोलन B3 की, किसकी? B1 सेमीकोलन नहीं, B1 कोलन B3 की, तो ऐसे में क्या होगा? ये बताता है एक रेंज। क्या बताता है? ये बताता है एक रेंज। क्या बताता है ये बताता है आपका एक रेंज। चलिए भाई, अगर रेंज बताता है तो देख लेते हैं। और रेंज क्या बोलता है? रेंज ये बोलता है कि भैया B1 सेल से लेके B3 सेल तक जितने भी सेल्स आते हैं, B1 सेल से लेके B3 सेल तक जितने भी सेल्स इन बिटवीन आते हैं उन सबको कंसिडर किया जाएगा। मतलब कि B1, B2 एंड B3 तीनों, पहले सेल का एड्रेस और लास्ट सेल का एड्रेस जो कि एक रेंज बना रहे हैं। तो B1 से हमने स्टार्ट किया, B3 तक गए तो B2 तो पहले ही बीच में आ गया। तो ये है एक रेंज, ये है एक रेंज। ये एक रेंज नहीं थी, यहां पे मैंने अलग अलग सेल एड्रेसेस की वैल्यू को सेमीकोलन से सेपरेट किया हुआ था और उनकी डेटा वैल्यूज के बीच में मैंने सम कराया था। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज अ सिंगल रेंज। क्या है ये एक सिंगल रेंज है भैया, ये एक सिंगल रेंज है। और क्योंकि ये एक सिंगल रेंज है तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा भाई? इसमें 12 भी होगा, इसमें 14 भी होगा भाई। इसमें 12 भी है तो इसमें 14 भी है एंड प्लस 9 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि B1 और B3 की वैल्यू तो आएंगी ही आएंगी। B1 और B3 की वैल्यू तो आएंगी ही आएंगी। तो क्या हुआ भैया आंसर? क्या होगा इसका आंसर भाई? क्या होगा? 21 होगा। 9 एंड 12 कितना हुआ? 21 एंड 14 कितना हुआ भाई? 35 इज द आंसर। क्लियर? इज दिस थिंग क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज क्लियर हो गई भाई? हाँ जी मैम, ये चीज क्लियर हो चुकी है कि कैसे एक फंक्शन के अंदर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मेटिक्युलसली ये चीज देखनी है कि क्या दो सेल एड्रेसेस के बीच में सेमीकोलन्स यूज हो रहे हैं या फिर यूज हो रहे हैं आपके कोलन। अगर कोलन दिया हुआ है तो वो एक सिंगल रेंज दी हुई है, मतलब कि एक सिंगल आर्ग्यूमेंट पास हुआ है। इसमें आपने दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं और इस पर्टिकुलर आपके फंक्शन के अंदर पैरेंथेसिस में आपने सिंगल एक रेंज पास की हुई है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप एक सिंगल रेंज को भी पास करा सकते हो एज दी फंक्शन आर्ग्यूमेंट। क्लियर हुआ? चलिए बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे where cells B1, B2, B3 contains 1.1, 2.2, 3.3। अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या दिया हुआ है? B1 से लेके B3 तक दिया हुआ है, तो B2 सेल भी अपने आप आ जाएगा। तो इसका सम कितना होगा भाई? कितना सम होगा? 1.1 प्लस 2.2 प्लस 3.3 कितना हुआ? ये एग्जाम्पल अगर आपको समझ ना आया हो, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाइए और इस एग्जाम्पल के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। डिफरेंस आप पूछ सकते हैं, मैम ये कैसे सॉल्व किया है आपने, क्योंकि हर डाउट, हर क्वेरी मैं खुद देख रही हूँ। आई एम टेकिंग ईच एंड एवरी क्वेरी पर्सनली। मैं हर क्वेरी को आपको वहां पे देखती हूँ, हर कॉमेंट को आपको पढ़ती हूँ और मैं आपको रेसिप्रोकेट जरूर करूंगी। तो बिल्कुल बताइएगा अगर आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स जिसमें डिफरेंस हम बता रहे थे अगर क्लियर ना हुआ हो। चलिए, और कहां पे बताना है पता है ना? कमेंट सेक्शन में। चलिए बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया। चलिए भाई आगे बढ़े। 1.1 प्लस 2.2 प्लस 3.3 कितना हुआ भाई? कितना हुआ? 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6। चलिए बढ़िया, ठीक है। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6। तो कितना आएगा? आंसर विल बी 6.6। देख लो आ गया आंसर, वही आंसर है। ये रिटर्न करेगा 6.6, मतलब कि इसने B2 की वैल्यू को भी कंसिडर किया है। यहां पे जो आपको B1 और B3 तक दिख रहा था ना, ये एक रेंज था क्योंकि बीच में कोलन है, सेमीकोलन नहीं है। चलिए सम, अब देखो 2 3 4 सेमीकोलन से सेपरेटेड है, अलग अलग वैल्यूज हैं, सबके बीच में सम कराना है। चलिए ठीक है, करा लिया। 5 प्लस 4 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको ट्रू भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ट्रू दिया हुआ है। और क्योंकि ट्रू की वैल्यू होती है 1, ट्रू की जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो हमेशा होती है 1, तो आपका आंसर क्या आएगा?
2 3 4 तो ऐड होगा ही होगा, लेकिन ट्रू होता है इक्विवेलेंट टू 1, तो मतलब कि 9 + 1, ये है आपका 9 + 1। ट्रू को न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट में तोड़ दिया जाएगा, ट्रू को इग्नोर नहीं किया जाएगा, उसको तोड़ा जाएगा इनटू न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल्स टू 1। 9 में +1 कर देंगे, आंसर आपका 10 आ गया। क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया भाई? ये है आपका फाइनल आंसर। चलिए भाई, यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई रेंजेस इन सम एग्जाम्पल। देखिए रेंज भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यही बता रहे हैं कि आप सम के अंदर एक रेंज को भी स्पेसिफाई कर सकते हो। यू कैन इवन स्पेसिफाई अ रेंज इनसाइड द सम फंक्शन। देख लो भाई, यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई रेंजेस इन सम फंक्शन। एग्जाम्पल, अगर A2 से लेकर E2 तक लिखा हुआ है, अगर A2 से लेके E2 तक लिखा हुआ है, तो इसके अंदर कौन कौन से सेल्स आएंगे भैया? कौन कौन से सेल्स आएंगे? इसमें आएंगे आपके, इसमें आएंगे A2, B2, C2, मतलब एक रो चल रही है, एक रो चल रही है। A2, B2 क्या चल रही है? A2, B2, C2, D2 एंड E2, पूरी एक रो चल रही है। देखिए भाई, C2, D2 एंड कहां तक पहुंचना है हमको? हमको पहुंचना है E2 तक। कहां तक पहुंचना है हमको? हमको पहुंचना है E2 तक। चलिए बढ़िया बढ़िया, चीज समझ आ गई है। तो अगर मैं इस रेंज की बात करूं, ये कंटेन करेगा 5, 15, 30, 40 एंड 50। क्या कर रहा है? ये आपकी सारी की सारी वैल्यूज दी हुई हैं। क्या वैल्यूज दी हुई हैं? A2 की वैल्यू दी हुई है, चलिए देखिए इस बात को। A2 कितना दिया हुआ है? A2 कितना दिया हुआ है हमको? A2 दिया हुआ है 5, B2 दिया हुआ है 15, C2 दिया हुआ है 30, D2 दिया हुआ है आपको 40 एंड E2 दिया हुआ है आपको 50। चलिए भाई, ये सब दिया हुआ है। अब आपको दिए हैं कुछ क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? आपको दिए गए हैं रेंज के क्वेश्चंस। चलिए सॉल्व करते हैं। इन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम इंडिविजुअली देखने वाले हैं, उनको सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि मजा आ गया है। अब कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर थ्योरेटिकल पार्ट अब ज्यादा नहीं रहा। मैम हर चैप्टर में आप थ्योरेटिकल कराते हो, अब आ गया है आपका कैलकुलेशन पार्ट, और जहां कैलकुलेशन आ जाती है वहां मजा बनना अपने आप ही शुरू होता है। समा बनता है एक। जी हाँ, चलिए भैया, तो A2 की वैल्यू हम सबको पता है, B2 की वैल्यू हम सबको पता है, C2 की वैल्यू भी हम सबको पता है। सबको ही तो पता है भाई, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। जब सबको पता है तो करते हैं ना। सम A2 से लेके C2 तक, A2 से लेके C2 तक, मतलब कि A2, B2, C2, मतलब कि 5, 15 और 30। A2, B2, C2 कर लिया भाई। कितना हो गया? 5, 15, 20, 20 + 30 कितना? 50 आ गया। 50 विल बी द आंसर। क्लियर। चलिए सम कीजिए B2 और E2 का। आप देखो यहाँ पे आपने दो इनपुट पैरामीटर दिए हैं। यहाँ पे था एक सिंगल इनपुट, सिंगल आर्गुमेंट था। वो सिंगल आर्गुमेंट क्या था? सिंगल आर्गुमेंट क्या था? एक रेंज। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे है आपके पास दो इनपुट पैरामीटर्स। कौन कौन से इनपुट पैरामीटर्स हैं आपके पास? चलिए देख लेते हैं। आपके पास है पहला तो इनपुट 1, ये एक रेंज है, और ये एक नंबर है, दैट इज इनपुट 2। B2 से लेके E2 तक के जितने भी सेल्स हैं उनका सम। पहले तो B2 से लेके E2 तक का सम, मतलब पहला B2 से लेके E2 का सम कितना आएगा भाई? कितना आएगा? B2 से लेके E2 तक सम, मतलब कि 15 + 30 + 40 और +50 कितना हुआ भाई? कितना हुआ? 50 + 40 90, 90 30 120 एंड 120 एंड 15 135। कितना होगा भाई? ये आया आपका 135। चलिए इसका आंसर आ गया हमारे पास 135 आ गया। अब इसको ना, जो इसका सम निकला है, जो इसके सेल्स का सम निकला है, उसको मुझे 15 नंबर से ऐड कराना है। मतलब कि मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी? मैं यहाँ पे सिंपली जाके +15 करा दूंगी, तो कितना आएगा? 150। आ गया भाई आंसर कि नहीं? जल्दी देख लो। आया? आ गया? बिल्कुल आ गया है। तो ये है हमारा सम फंक्शन इन कैल्क सॉफ्टवेयर। इसको हम कहते हैं सम फंक्शन इन कैल्क सॉफ्टवेयर। चलिए बढ़िया से चलो। ओके, तो सम फंक्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एवरेज फंक्शन। तो फटाफट से देख लेते हैं। जब सम समझ लिया है तो एवरेज भी अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए देखें। चलिए एवरेज फंक्शन क्या होता है? एक एवरेज फंक्शन चलिए जानते हैं। दिस फंक्शन रिटर्न्स द एवरेज। क्या रिटर्न करता है? ऐसा फंक्शन जो रिटर्न करता है क्या भैया? क्या रिटर्न कर देता है? ये क्या रिटर्न करता है? ऐसा फंक्शन जो रिटर्न करता है एवरेज। आप सब जानते हैं कि एवरेज क्या होता है।
नंबर ऑफ वैल्यूज, जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उनका समेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। मतलब अगर मैंने आपको सामने दे दिया है 1 2 3 4 5, देयर आर 5 नंबर्स 1 to 5, उन पांचों नंबर का आप सम कीजिए और उस पूरे सम को डिवाइड कर दीजिए बाय 5। ये कहलाता है आपका एवरेज। क्या कहलाता है एवरेज भाई? एवरेज क्या होता है? बिल्कुल ही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भैया, बिल्कुल ही बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये चीज पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते हो। मैम मैं पीसीएम से नहीं हूं, मैम मैं आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हूं, मैम मैं कॉमर्स से हूं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट एवरेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप अपने क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़ चुके हो, तो बिल्कुल कोई भी बहाने नहीं चलेंगे। एवरेज क्या होता है भैया? क्या होता है एवरेज? एवरेज होता है आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय, भाई किससे डिवाइड होगा? किससे डिवाइड होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। किससे भाई? किससे होगा भाई? किससे होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या देता है ये हमको? ये हमको क्या देता है? ये फॉर्मूला हमको देता है एवरेज। तो हम इस फॉर्मूले को, इस पूरे फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद अ सिंगल फंक्शन। क्या नेम है उस फंक्शन का? विद द एवरेज फंक्शन। आप कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर एवरेज भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहां पे जो आप एवरेज फाइंड आउट कर रहे थे, ये आप इंडिविजुअल कुछ इंटीजर्स वैल्यूज, कुछ डेसिमल वैल्यूज, अलग अलग से कुछ वैल्यूज दी हुई थी, उनका आप एवरेज निकालते थे और उनको डिवाइड कर देते थे नंबर ऑफ वैल्यूज से। जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास हैं उससे आप डिवाइड कर दोगे। चलिए मैम मान लिया, लेकिन कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर आप जो एवरेज निकालेंगे, जी हाँ, आप जो एवरेज निकालेंगे वो एवरेज आप निकालेंगे द डेटा वैल्यूज गिवन इन द कॉलम। किसी भी कॉलम डेटा वैल्यूज, कोई भी डेटा वैल्यूज इन अ, किसका एवरेज निकालने वाले हो भाई? किसका एवरेज निकालने वाले हो? डेटा वैल्यूज इन अ कॉलम, या फिर कॉलम कह लो भाई, कॉलम कह लो या कह लो डेटा वैल्यूज इन अ कॉलम या फिर रो। किसी भी रो या किसी भी कॉलम की जो डेटा वैल्यूज हैं, या मल्टीपल रो या मल्टीपल कॉलम्स की जो डेटा वैल्यूज हैं, उनका आप एवरेज निकाल रहे हो, पहली चीज। और ये काम आप कैसे कर सकते हो? ये काम आप कर सकते हो यूजिंग द एवरेज फंक्शन। जैसे सम फंक्शन हमने पढ़ा कि सम फंक्शन क्या होता है? सम फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड आउट द सम बिटवीन द डेटा वैल्यूज स्टोर्ड इन द सेल्स ऑफ अ कैल्क वर्कशीट, राइट? लेकिन अब हम बात करेंगे एवरेज की, तो एवरेज फंक्शन भी हम निकालते हैं किसी भी कॉलम या किसी भी रो की डेटा वैल्यूज का, और ये निकालने के लिए हम यूज करते हैं किसका? हम यूज करते हैं एक एवरेज फंक्शन का। किस फंक्शन का यूज हो रहा है भैया? किस फंक्शन का यूज हो रहा है? जल्दी देख लो भाई, एवरेज फंक्शन का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। चलिए जल्दी से क्विक रीड कर लेते हैं। दिस फंक्शन रिटर्न्स द एवरेज, जिसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में आप क्या बोलते हो? आप इसको अरिथमेटिक मीन भी बोलते हो भाई, आप इसको अरिथमेटिक मीन भी बोलते हो। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मीन, मीडियन, मोड पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा होगा आपने अपने क्लास 10th में। स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर होता था उसमें आपने पढ़ा होगा अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। तो जो अरिथमेटिक मीन होता है उसको हम एवरेज बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। सो दिस फंक्शन रिटर्न्स द एवरेज, दैट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। चलिए मैम बहुत ही बढ़िया। द सिंटैक्स ऑफ दिस फंक्शन इज एज फॉलोज। अब एवरेज निकालने का किसी भी वर्कशीट की डेटा वैल्यूज के, किसी भी वर्कशीट के सेल डेटा वैल्यूज का अगर मुझे एवरेज निकालना है तो उसका फंक्शन कैसे लिखा जाता है? कैसे लिखा जाता है? बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे कि सम फंक्शन होता था, बस फंक्शन नेम में सम की जगह एवरेज आ जाएगा। एवरेज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 30 तक। चलिए मैम बहुत ही बढ़िया। अब देख लो, जितने भी ये आपको आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं ना, हम सब जानते हैं एवरेज फंक्शन है, और इस एवरेज फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर क्या पास होगा? जानते हो? अगर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ मुझे क्या पास होगा इनसाइड द फंक्शंस पैरेंथेसिस ऑफ द एवरेज फंक्शन। जो एवरेज फंक्शन का पैरेंथेसिस है, इस पैरेंथेसिस के अंदर क्या पास हो रहा है? ये हैं आपके आर्ग्यूमेंट्स। क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके आर्ग्यूमेंट्स। तो एवरेज फंक्शन के अंदर हमने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 30 नाम का 30 तक हमने क्या पास किए हैं? हमने पास किए हैं आर्ग्यूमेंट्स। और ये जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं ये किस टाइप के होंगे? किस टाइप के होंगे भाई?
किस टाइप के होंगे? जितने भी आपको आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 30 तक, सिर्फ 30 तक ही आर्ग्यूमेंट्स आप नहीं दे सकते हो, यू कैन गिव n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। आप n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास करा सकते हो अपने किसी भी फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर। यू कैन पास n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स विद इन द पैरेंथेसिस ऑफ एनी फंक्शन, वेदर इट्स अ सम फंक्शन और द एवरेज फंक्शन। हम बात कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स की। जितने भी आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे पास हुए भाई, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स पास हुए हैं, किस टाइप के हैं? किस टाइप के हैं? सारे के सारे आपके नंबर्स ही होंगे। अगर नंबर नहीं है ना, तो कोई एक ऐसे सेल का एड्रेस होगा जिसमें एक नंबर एज अ डेटा वैल्यू स्टोर्ड है। एक टेक्स्ट आप यहां पे एज द आर्गुमेंट पास नहीं करा सकते। यू कैन नॉट पास एनी टेक्स्ट एज द आर्गुमेंट विद इन द पैरेंथेसिस ऑफ द एवरेज फंक्शन। जैसे कि सम में हो रहा था, सम में भी हम कोई भी ऐसी वैल्यू, कोई भी ऐसा आर्गुमेंट जो न्यूमरल नहीं है, या तो एक सेल एड्रेस होगा या एक रेंज होगी जहां पे हर एक सेल में कंटेन होगा एक नंबर। नंबर होना बहुत ही जरूरी है भाई। अगर नंबर नहीं है तो एवरेज काउंट नहीं होगा। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो जितने भी ये आर्गुमेंट्स है ना, ये सारे के सारे नंबर्स है। और ये जो फंक्शन है, अब देखो भाई, एवरेज एक फंक्शन है और फंक्शन क्या करता है? हमेशा रिटर्न करता है कोई ना कोई वैल्यू। आपका फंक्शन आपके गिवन इनपुट आर्गुमेंट्स पे कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा और फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के बाद आपको रिटर्न करेगा एक रिजल्ट। और ये जो रिजल्ट रिटर्न करेगा वो किस फॉर्म में होगा? द रिजल्ट रिटर्न्ड बाय दिस फंक्शन इज द नंबर। जब नंबर को एज द आर्गुमेंट ले रहा है, जब नंबर को एज आर्गुमेंट ले रहा है, उनके बीच में एवरेज निकाल रहा है, तो रिजल्ट भी तो एक नंबर ही आएगा। मतलब कि फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, क्या होगा भाई? क्या होगा इसका एवरेज? क्या होगा इसका एवरेज? देख लें क्या? चलो एवरेज फंक्शन से ही देख लेते हैं भाई, एवरेज फंक्शन से ही देख लेते हैं। मैंने यहां पे लिख दिया एवरेज। क्या लिखा है? एवरेज। एवरेज के बाद मैंने यहां पे लिख दिया 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है ना। किसी भी फंक्शन के अंदर जो आपके पैरामीटर्स हैं, जो आपके आर्गुमेंट्स हैं, उनको आप सेमीकोलन से तो सेपरेट करते हो। हाँ या ना? हाँ या ना? अगर ये बात हाँ है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए मुझे कि सेपरेटर किस तरह किसको यूज किया जाता है किसी भी फंक्शन के अंदर। कैल्क सॉफ्टवेयर में। याद रखो, मैं कैल्क वर्कशीट की बात कर रही हूं, किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी अदर लैंग्वेज की बात नहीं कर रही हूं, किसी अदर सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रही हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द कैल्क सॉफ्टवेयर। कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी फंक्शन है, चाहे सम हो चाहे हो आपका एवरेज, उसमें जो भी आर्गुमेंट्स पास होते हैं, दोस आर्गुमेंट्स आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ, क्या भाई दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिख रहा है मैम, सेमीकोलन। राइट? तो आंसर क्या होगा इसका भैया? किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है ये मालूम है? ये किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है? ये कुछ इस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है भैया कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, सम ऑफ द वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज मैंने यहाँ पे दी हुई हैं, पास की हुई हैं एज द आर्गुमेंट्स। किसकी तरह पास किया हुआ है भाई? मैंने इनको पास किया हुआ है, मैंने इनको पास किया गया हुआ है एज द आर्गुमेंट्स। किसकी तरह पास किया हुआ है भाई? हमने इसको एक आर्गुमेंट की तरह पास किया हुआ है। ठीक है मैम। अब देखो मैंने क्या किया, इनका एवरेज कैसे निकलेगा? सम ऑफ द वैल्यूज, जो भी वैल्यूज यहाँ पे गिवन हुई हैं उनका सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन। कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं। क्या किया? डिवाइडेड बाय 5। क्या होगा आंसर भैया? क्या होगा आंसर? 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 3 कितना? 15। कितना हुआ भाई? कितना हुआ? 15। 15 डिवाइडेड बाय 5, क्या आया आंसर? क्या आया आंसर? 3 तो आया। तो एवरेज क्या हुआ? एवरेज ऐसे निकलेगा। ये जो फंक्शन है ये भी यही फॉर्मूला लगाएगा, पर इंटरनली। ये मुझको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। ये इंटरनली, ये फंक्शन इंटरनली ऐसे ही वर्क कर रहा है और रिजल्ट में भी हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है? देखो जरा ध्यान से, रिजल्ट भी ये एक नंबर ही भेज रहा है, रिजल्ट में भी ये एक नंबर ही डिस्प्ले कर रहा है। तो आंसर क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट भी तो एक हमको नंबर मिला। आर्गुमेंट टाइप पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स भी आपके नंबर्स थे और रिजल्ट भी आपका एक नंबर है। क्लियर? क्लियर हुआ? चलिए भैया जल्दी से थम्स अप कर दो अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो। देख लीजिए भाई, नंबर 1 नंबर 2 आर 1 to 30 न्यूमेरिक आर्गुमेंट्स फॉर विच यू वांट टू द एवरेज। ये सारे के सारे आर्गुमेंट्स जो आपने यहाँ पे दिए हुए हैं वो एक न्यूमेरिक आर्गुमेंट ही है। अगर न्यूमेरिक आर्गुमेंट नहीं भी है तो होगा कोई एक रेंज या फिर कोई एक सेल जिसके अंदर एक न्यूमेरिक डेटा वैल्यू स्टोर्ड होगी। चलो भाई बहुत ही बढ़िया, कुछ चीजें देख लेते हैं। आर्गुमेंट्स मस्ट बी आइदर। अब जो भी आर्गुमेंट्स आप एवरेज फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर पास कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? कोई भी आर्गुमेंट
एवरेज फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर, जानते हो ना पैरेंथेसिस क्या है? अगर नहीं जानते हो तो फिर से देख लो भाई, ये होता है पैरेंथेसिस। क्या होता है? ये होता है आपका पैरेंथेसिस। वो आर्ग्यूमेंट्स जो आप एवरेज फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर पास करोगे वो या तो नंबर्स हो सकते हैं, पहली चीज, या तो नेम्स हो सकते हैं, अच्छा, या एरेज हो सकते हैं, या फिर रेफरेंसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर नेम भी है, एरे भी है, रेफरेंसेस भी है, लेकिन ये सब के सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कंटेन करना चाहिए नंबर्स को। आ गई वही बात। अगर नेम्स भी है तो नेम किसका नेम? सेल एड्रेसेस का नेम। देख लो भाई, देखो इसको। अगर मैंने लिख दिया एवरेज, क्या लिखा है? हमने लिखा है एवरेज में मैंने लिख दिया है 24 और मैंने लिख दिया यहां पे C3। क्या होगा? 24 एक नंबर है, C3 एक सेल एड्रेस है। क्या है? C3 एक सेल एड्रेस है। कहीं चल के C3 सेल के अंदर एक वैल्यू स्टोर होगी। सपोज करो, अब क्योंकि ये वैल्यू है तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट किस अलाइन में होगी? इट विल बी राइट अलाइंड। मैंने यहां पे लिख दिया 15। चलिए भाई, C3 सेल के अंदर एक 15 वैल्यू स्टोर्ड है, तो आंसर क्या होगा भैया? आंसर क्या होगा? 24 प्लस C3 के अंदर क्या था भाई? 15 था। 24 प्लस 15 डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स हैं भैया? कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं। तो कितना हुआ भाई? ये हुआ आपका 39/2। और 39/2 हो गया है ना भाई? अगर 39/2 हो गया है तो क्या आंसर आएगा? बता सकते हो? क्या बता सकते हो? हाँ जी मैम, बिल्कुल बता सकते हैं। 2 1 2, ठीक है। 2 9 18.5। कितना होगा भाई? 19.5 विल बी द आंसर रिटर्न्ड बाय दिस एवरेज फंक्शन। क्लियर हुआ? तो जो आर्ग्यूमेंट आप पास करते हो किसी भी एवरेज फंक्शन के अंदर, तो वो आर्ग्यूमेंट या तो नंबर्स होने चाहिए, सबसे पहली बात, या फिर नेम्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? नेम्स भी हो सकते हैं। आप लोगों के लिए एक टास्क है, दिस अ टास्क फॉर यू। मैं आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन दे रही हूं और मुझे बताइएगा कि उसका आंसर करेक्ट निकला या नहीं। मैं आपको अभी यहाँ पे क्वेश्चन देती हूँ, बिल्कुल कॉमेंट सेक्शन में मुझे सबके कॉमेंट चाहिए भाई, सबके कॉमेंट चाहिए, जितने लोग भी विजिट कर रहे हैं इस वीडियो को। मैंने लिखा है यहाँ पे एवरेज फंक्शन, ठीक है मैम, लिख दिया। फिर से मैं वही वैल्यू दे रही हूं 24, ठीक है। और मैं यहां पे लिख रही हूं मैग्नेट, मैं यहां पे लिख रही हूं मैग्नेट 48। चलो भाई, अब निकालना है एवरेज। चलिए बताओ, क्या इन दोनों के बीच में एवरेज निकल सकता है या नहीं? अगर निकल सकता है तो क्या निकलेगा? व्हाट विल बी द आंसर? चलिए से बता दो मुझे, ये चीज मुझे जानना है। क्या इन दोनों के बीच में एवरेज अब फाइंड आउट हो सकता है? अगर हो सकता है तो क्या होगा आंसर? और अगर नहीं हो सकता है तो ऐसा क्या रीजन है जिसके पीछे ये आंसर नहीं आ सकता? द एवरेज कैन नॉट बी कंटेन्ड, ओके, एवरेज कैन नॉट बी फाउंड। चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए भाई, ये क्वेश्चन है, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भैया, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, तो आर्गुमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर्स हो सकते हैं, नेम्स हो सकते हैं, एरेज हो सकते हैं, या फिर रेफरेंसेस, मतलब कि सेल एड्रेसेस दैट कंटेन नंबर्स। क्या कंटेन करते हैं? नंबर्स कंटेन करते हैं। चलिए भाई, रेफरेंस आर्गुमेंट कंटेन्स टेक्स्ट, लॉजिकल वैल्यूज, एम्प्टी सेल्स, दोज वैल्यूज आर इग्नोर्ड। क्या भाई? ऐसे सेल रेफरेंसेस मैंने क्या दिया था? C3। क्या है ये है एक सेल रेफरेंस। क्या है? C3 है आपका एक सेल रेफरेंस, ठीक है मैम, बहुत ही बढ़िया। अगर ये आपका एक सेल रेफरेंस है किसी भी आर्गुमेंट के अंदर, किसी भी फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर जो हम आर्गुमेंट पास करते हैं, अगर उस आर्गुमेंट में मैंने किसी भी सेल एड्रेस को पास किया हुआ है, देन दैट विल बी टर्म्ड एज द सेल रेफरेंस। अब एक बात समझो, अगर इस सेल रेफरेंस के अंदर C3 के अंदर अगर कोई भी रेफरेंस आर्गुमेंट कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है भाई? क्या कंटेन करता है? अगर कोई भी सेल एड्रेस कंटेन करता है कोई भी टेक्स्ट, कोई भी लॉजिकल वैल्यूज, कोई भी एम्प्टी सेल्स, दोज वैल्यूज आर इग्नोर्ड। सारी की सारी वैल्यूज। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि किसी भी सेल एड्रेस के अंदर अगर कोई भी एक टेक्स्ट दिया हुआ है एज द डेटा वैल्यू, कोई भी एक लॉजिकल वैल्यू दी हुई है। लॉजिकल वैल्यू जानते हो? लॉजिकल वैल्यू जानते हो? हाँ जी मैम, बिल्कुल जानते हैं। अच्छा, जानते हैं तो बताइए फिर, क्या होती हैं आपकी लॉजिकल वैल्यूज? क्या होती हैं आपकी लॉजिकल वैल्यूज? लॉजिकल वैल्यूज क्या होती हैं? क्या होती हैं भाई? क्या होती हैं? जल्दी बता दो कमेंट सेक्शन में, अगर पता है तो। और अगर नहीं पता है तो मैं तो हूं यहाँ पे। मैं किस लिए हूं भाई? मैं इसीलिए हूं भैया, मैं इसीलिए ही हूं। चलो भाई, ठीक है, फॉल्स। 2 लॉजिकल वैल्यूज होती हैं भैया, 2 लॉजिकल वैल्यूज होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स। क्या होता है? ट्रू
और फॉल्स, दो लॉजिकल वैल्यूज होती हैं कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर। पहले आता है आपका ट्रू जिसको न्यूमेरिक इक्विवेलेंट है 1, और फिर आता है आपका फॉल्स जिसका न्यूमेरिक इक्विवेलेंट है 0। चलिए मैम, बहुत ही बढ़िया। तो कोई भी अगर टेक्स्ट या कोई भी इनमें से ट्रू या फॉल्स जो कि लॉजिकल वैल्यूज हैं, अगर ये हुई, या फिर कोई भी एक एम्प्टी सेल है, या फिर दोज वैल्यूज आर इग्नोर्ड। अगर कोई एक एम्प्टी सेल है, ऐसा सेल, एम्प्टी सेल क्या होता है? ऐसा सेल जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। न्यूमेरिक तो छोड़ो कि न्यूमेरिक वैल्यू है कि नहीं, कोई भी वैल्यू वो कंटेन नहीं करता है, ना ही कोई टेक्स्ट, ना ही कोई अदर वैल्यू, ना ही कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा सेल जो टेक्स्ट, लॉजिकल वैल्यूज या फिर वो एक एम्प्टी सेल हो, वो सारी की सारी सेल एड्रेसेस इग्नोर किए जाते हैं। बाय हुम? बाय द एवरेज फंक्शन। कौन इग्नोर करता है भैया? ये चीज समझ आइए कि नहीं आइए? ट्रू एंड फॉल्स जल्दी बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। लॉजिकल वैल्यूज हैं ट्रू एंड फॉल्स, जिनको हम बूलियन वैल्यूज भी कहते हैं। आगे पाइथन में आप पढ़ेंगे जब आप क्लास 11th में आओगे। अभी आप क्लास 9th में हो, इसलिए आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप पढ़ने वाले हैं लॉजिकल वैल्यूज, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स, जिनको हम बूलियन वैल्यूज भी कहते हैं। चलिए छोड़िए इस बात को, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं, जैसे कि ये जितनी भी वैल्यूज है भाई, जितनी भी वैल्यूज है, ये कौन कौन सी वैल्यूज है मैम? कौन कौन सी वैल्यूज हैं आपकी? टेक्स्ट, लॉजिकल वैल्यूज, एम्प्टी सेल, ये सारे के सारे इग्नोर किए जाते हैं। बाय हुम? बाय द किसके द्वारा? बाय। कौन करता है भैया ने इग्नोर? कौन करता है? इतनी हिम्मत हो गई, कौन करता है भैया ने इग्नोर? भैया बिल्कुल हिम्मत हो गई है। क्यों? क्योंकि एवरेज फंक्शन है, और एवरेज फंक्शन सिर्फ और सिर्फ किसी न्यूमेरिक वैल्यू पे ही लगता है। इसलिए ये ऐसी वैल्यूज को, कोई भी टेक्स्ट वैल्यू को, कोई भी लॉजिकल वैल्यू को, यहां तक कि किसी एम्प्टी सेल को एक एवरेज फंक्शन इग्नोर करता है। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? हाँ जी मैम, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। सेल्स विद द वैल्यू 0 आर इंक्लूडेड, लेकिन वो सेल्स जिसमें डेटा वैल्यू ही 0 दी हो, मतलब वो एम्प्टी नहीं है, वो लॉजिकल नहीं है, वो टेक्सचुअल नहीं है, उसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है, लेकिन वो जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो अगर 0 भी क्यों ना हो, तब भी वो काउंट की जाएगी एज अ न्यूमेरिक कंटेंट, एक न्यूमेरिक आर्गुमेंट की तरह काउंट की जाएगी। क्लियर हुई ये बात? क्लियर हो गई? हाँ जी मैम, हो गई है। एम्प्टी सेल्स आर नॉट काउंटेड। देख लो भाई, नोट कर लो, एम्प्टी सेल को एवरेज फंक्शन कभी भी काउंट नहीं करता है। द एवरेज फंक्शन नेवर काउंट्स द एम्प्टी सेल, बट 0 वैल्यूज को जरूर काउंट करता है। एम्प्टी सेल्स आर नॉट काउंटेड बट 0 वैल्यूज डू। किसी भी सेल के अंदर अगर 0 दिया हुआ है एज द डेटा वैल्यू, तो इट विल बी काउंटेड एज द वैलिड आर्गुमेंट। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो चुका है मैम। चलिए मैम, बहुत ही बढ़िया। तो फटाफट से ना अब इसका एग्जाम्पल कर लें। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। आ जाइए एग्जाम्पल पे। इफ रेंज A1 से A5 तक, याद रख लो भाई, याद रख लो, जहां भी रेंज दिख जाए ना, जहां भी रेंज दिख जाए, कोई भी रेंज दिखे, उस रेंज को अपने आप ही स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डाल लिया करो। पहली बात, रेंज को अपने आप ही एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डाल दिया करो। इफ रेंज A1 से लेके A5 तक इज नेम्ड scores and contains the numbers 10, 7, 9, 27 and A2, मतलब क्या बता रहा है ये? और वो भी भैया लिख दिया है यहां तक। क्या बता रहा है भैया? क्या बता रहा है कि रेंज है आपकी। क्या है भाई? रेंज है। चलिए मैम, रेंज है। अब अगर रेंज है तो रेंज है, क्या करते हैं बताओ? कुछ नहीं करते, एवरेज फंक्शन का हम यूज करेंगे इसमें, और क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ए हमारे पास कॉलम है भाई, 1 2 3 4 5। A1 से लेके A5 तक था, मतलब एक सिंगल कॉलम एंड 5 रोज। बात वही है। रेंज देख लो भैया, रेंज क्या है? A1 से लेके A5 तक। चलिए मैम, बहुत ही बढ़िया। आगे चल लो भाई, आगे चल लो। 4 से लेके 5 तक कितनी रोज है भाई? कितनी रोज है? 5 रोज हैं। अब क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं? सबसे पहले आएगी आपकी 10। क्या आएगी? 10। फिर आएगी आपकी 7, ठीक है भाई। फिर है आपका 9, 27, 2, मतलब 9, 27, 2। ये सारी की सारी आपको डेटा वैल्यूज दी हुई हैं ऑन एवरी सेल इन दिस रेंज। रेंज क्या है? A1 से लेके A5 तक। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? हाँ जी मैम, क्लियर हो चुका है। क्लियर नहीं हुआ है तो बताइए, बिल्कुल बताइए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए मुझे कि ये चीज आपको क्लियर हुई है या नहीं। कौन कौन से सेल हैं भाई? ये है आपका A1 सेल, ये है आपका कौन सा सेल? A1 सेल। दिस इज योर A1 सेल, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4 एंड दिस इज A5।
अगर आप नहीं जानते हैं कि इस सेल को मैंने ये एड्रेस कैसे दिया हुआ है, मैंने हर एक सेल को ये एड्रेसेस कैसे दिए हुए हैं, तो इस वीडियो के बाद पॉज मत कीजिए भाई, बार बार बोल रही हूँ ये वीडियो पॉज मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अच्छे फ्लो में चल रहा है। इस वीडियो के बाद जाइए मेरी प्रीवियस वीडियोस में, जो मेरी बिल्कुल स्टार्टिंग की वीडियो है ना कैल्क सॉफ्टवेयर की, वहां पे मैंने आपको बताया है कि किसी भी सेल को हम एड्रेस कैसे देते हैं। सिर्फ इतनी बात याद रखो कि A1, A2, A3, A4, A5 आर दी रिस्पेक्टिव सेल एड्रेसेस गिवन टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सेल। हर एक सेल को हम ये रिस्पेक्टिव सेल एड्रेसेस दे रहे हैं। अभी ये वीडियो देख लो भाई, फिर वापस जाना मेरे सेल एड्रेसेस वाले वीडियो पर। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया। ये हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन, रेंज दिया हुआ है A1 से लेके A5 तक, इज नेम्ड स्कोर्स एंड कंटेन्स द नंबर्स दिस 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 दिस। चलो सबसे पहला क्वेश्चन, अब मुझे एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। पूरी की पूरी रेंज दी हुई है, एक सिंगल आर्गुमेंट। ये क्या है? ये कौन सा आर्गुमेंट है? ये एक सिंगल आर्गुमेंट है, वन आर्गुमेंट। ये एक ही आर्गुमेंट है भैया, ये एक ही आर्गुमेंट है। एक सिंगल रेंज एक सिंगल आर्गुमेंट की तरह ही ट्रीट होती है। वन सिंगल आर्गुमेंट, अ रेंज इज अ सिंगल आर्गुमेंट। ये हमको रेंज दी हुई है। और याद रखो, आप कहोगे कि मैम बीच में तो सेपरेटर लगा हुआ है, लेकिन ये जो सेपरेटर है ना, याद रखो दो सेपरेटर हैं। पहला है आपका कोलन, क्या है भाई? क्या है? ये है आपका कोलन, और एक है आपका कौन सा है? सेमीकोलन। क्या है? सेमीकोलन। किस लिए यूज होते हैं दोनों? किस लिए यूज होते हैं दोनों? कोलन हम यूज करते हैं टू स्पेसिफाई अ रेंज। जब भी एक रेंज हम स्पेसिफाई करते हैं तो उसमें हम कोलन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए मैम, बहुत ही बढ़िया। और जहां पे मैं एक फंक्शन के अंदर अगर मल्टीपल आर्गुमेंट्स देना चाहती हूं, उन मल्टीपल आर्गुमेंट्स को अगर मुझे सेपरेटली दिखाना है, सेपरेटली शो करना है विद इन द पैरेंथेसिस ऑफ द फंक्शन, तो वहां पे हम कौन सा सेपरेटर यूज करते हैं? हम सेमीकोलन यूज करते हैं। हम आगे पढ़ने वाले हैं और भी एक्साइटिंग फंक्शंस के बारे में, काउंट फंक्शन, इसमें हम पढ़ेंगे इन सबको। चलिए ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको वहां भी देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे है एक सिंगल रेंज जो कि है एक सिंगल आर्गुमेंट। अब A1 से लेके A5 तक जितनी भी डेटा वैल्यूज हैं, हर एक सेल में जितनी डेटा वैल्यूज हैं, उनका आप एवरेज निकालो। चलिए मैम, निकाल लेंगे, क्या समस्या है? निकाल लेंगे। निकालो भाई, एवरेज निकाल लो भाई। क्या निकलेगा? एवरेज क्या निकलेगा? 10 + 7 कितना हुआ? 10 + 7 कितना हुआ? 17। 17 कितना हुआ? जल्दी कॉमेंट में जल्दी बताइए, कितना हुआ? 17 9 26। वेरी गुड। 26 2 28, 28 और 27 कितना हो गया भाई? कितना हो गया? 28 और 27 55। यही होता है, देखो 28 और 27, ठीक है भाई, 55 ही तो होता है। 55 डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स हैं भैया? कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं। जब ये कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया भैया, तो क्या आएगा आंसर? 11 आंसर आएगा। वही तो आ रहा है, और क्या आ रहा है? एवरेज A1 से लेके A5 तक जितने भी सेल्स हैं इस रेंज के अंदर, उन सारे के सारे सेल्स की वैल्यूज को मैंने ऐड किया, डिवाइडेड बाय किया नंबर ऑफ वैल्यूज, एंड हमारे पास एवरेज निकल के आ गया। आंसर आया आपका 11। द एवरेज ऑफ 10 7 9 27 एंड 2, ये निकल के आया। रिजल्ट आपके पास 11 आया। चलिए मैम, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2, एवरेज निकालो किसका? स्कोर्स का। मैंने आपको हमारी प्रीवियस एक वीडियो में बताया था, आई डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट वीडियो कि कौन सा वीडियो नंबर था वो, पर इसी चैप्टर में मैंने एक वीडियो आपका बनाया था जहां पे मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी रेंज को, जैसे यहां पे मुझे एक रेंज दिख रही है A1 से लेके A5 तक दिख रही है, मैं किसी भी रेंज को एक नेम दे सकती हूं। राइट, मैंने ये चीज बताई है। आप किसी भी रेंज को इन द एंटायर वर्कशीट, आप किसी भी एक स्पेसिफिक रेंज को एक नेम दे सकते हो। देखो भाई, क्वेश्चन भी क्या लिखा हुआ है? इफ रेंज ये इज नेम्ड, क्या नेम दिया हुआ है भैया इसको? इस रेंज को क्या नेम दिया हुआ है? स्कोर्स नेम दिया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो एवरेज फंक्शन के अंदर जहां पे मैं रेंज को एज द आर्गुमेंट पास कर रही हूं, सिमिलरली इस पूरे रेंज को लिखने की जगह इस रेंज को जो आपने नाम दिया हुआ है, क्या नाम दिया हुआ है? इस रेंज को जो आपने नाम दिया हुआ है, क्या नाम दिया हुआ है भैया? ये जो हमारी रेंज है, इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है? स्कोर्स। क्या नाम दिया हुआ है? स्कोर्स नेम दिया हुआ है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग the whole range or passing the whole range as the parameter or the argument within the average function or any other function,
मैं सिर्फ एवरेज फंक्शन की बात नहीं कर रही हूं, मैं किसी भी फंक्शन के बारे में बात कर रही हूं। सम हम पढ़ चुके हैं, एवरेज हम देख रहे हैं, आगे न जाने कितने ही हम फंक्शन देखने वाले हैं। हम किसी भी फंक्शन में किसी रेंज को एज अ पैरामीटर या आर्गुमेंट पास कराने से अच्छा है कि मैंने उस रेंज को जो नेम दिया हुआ है, आप डायरेक्टली उस नेम को भी पास करा सकते हो। करा दिया हमने यहां पे स्कोर्स को पास कराया, हमने यहां पे स्कोर्स को पास कराया, तो ऑटोमेटिकली पता है क्या पास हुआ? ऑटोमेटिकली पास हुआ है आपका यही, क्योंकि A1 से लेके A5 जो हमको रेंज दी हुई है दैट इज नेम्ड एज स्कोर्स। तो चाहे आप A1 कोलन A5 पास कराइए या जो उसको मैंने नेम दिया हुआ है दैट इज स्कोर्स, वो अगर आप पास कराइए, इसको ये इसी की तरह मानेगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, तो इसका आंसर भी 11 ही आना चाहिए। आएगा कि नहीं आएगा? ये चीज क्लियर हुई है कि नहीं हुई है? बिल्कुल बता दो, कमेंट सेक्शन में जाओ, बिल्कुल मुझे बताओ कि ये चीज क्लियर हुई है। कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है कि मैम ये कैसे हो रहा है? आप A1 से A5 जब कर रहे हैं तो इक्वल आ रहा है 11 के, 11 इसका आंसर आया, एवरेज निकाल लिया, ठीक है। आप A1 और A5 की जगह अगर उसका नेम भी लिख रहे हो तब भी 11 आंसर कैसे आ रहा है? आप ये बात अगर नहीं समझे हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए मुझे, क्योंकि ये बात थोड़ी आसान है समझना। लेकिन स्टिल अगर ये बात आपको क्लियर नहीं है, पहली बात तो मेरी उस वीडियो में जाइए, इस वीडियो के बाद, माइंड यू इस वीडियो के बाद मेरी उस वीडियो को देखिए जहां पे मैंने आपको बताया था हाउ यू कैन रीनेम एनी रेंज इन द कैल्क वर्कशीट। क्लियर? चलिए, तो ये भी होगा आपका 11। चलो भाई, अब आएगी बात इसकी। ये क्वेश्चन करते हैं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। एवरेज फंक्शन दिया हुआ है। अब यहां पे देखो, दो सेपरेटर यूज्ड है, दो सेपरेटर यूज्ड है। कौन कौन से? एक तो दिखेगा आपको कोलन, दिख गया, और एक क्या दिखने वाला है भाई? एक दिखेगा आपको सेमीकोलन। हाँ जी मैम, बहुत अच्छे से दिख रहा है, चलो ठीक। अब देखो, दो सेपरेटर हैं, और जब दो सेपरेटर हैं तो हम सब जानते हैं कि ये है आपकी रेंज। क्या है ये? क्या है ये भाई? क्या है ये? ये है आपकी एक रेंज। अब जब ये एक रेंज है और ये क्या है? ये आपका एक नॉर्मल नंबर है, ठीक है। तो इस एवरेज फंक्शन के अंदर, इस एवरेज फंक्शन के अंदर कितने आर्ग्यूमेंट्स पास हुए हैं? कितने आर्ग्यूमेंट्स पास हुए हैं? दो। कितने आर्ग्यूमेंट्स पास हुए हैं? दो। कौन कौन से? पहला एक रेंज और दूसरा एक नंबर। चलिए मैम, बहुत ही बढ़िया। A1 से लेके A5 तक पहला रेंज, उन सब का निकालो सम। क्या निकालना है? सम निकालना है। याद रखो, A1 से लेके A5 तक 5 सेल्स हैं, उनका अभी आप एवरेज नहीं निकालोगे, आप उनका सम निकालोगे। सम कितना है? सॉरी, सम कितना है इनका भाई? कितना सम आया था? 10 + 7 + 9 + 27 + 2, कितना आया था? सम आया था आपका 55, ठीक है। अब एक और नंबर आपको दिया हुआ है, कौन सा? 5। तो 55 में आप ऐड करेंगे, क्या करेंगे भाई? 55 में आप ऐड करेंगे +5, और जैसे ही आपने ये किया, जैसे ही आपने ये किया, डिवाइडेड बाय कितना होगा? कितना होगा डिवाइडेड बाय? जल्दी बताओ। 5 सेल्स ये, एक नंबर ये, कितना हुआ? 6 होगा। 6 होगा क्या? 6 होगा? 6 होगा कि 2 होगा? ये बताइए मुझे। 6 होगा कि 2 होगा? जल्दी बता दो। ऑफ कोर्स कितना होगा भाई? कितना होगा? डिवाइडेड बाय 6 होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि कहने को ये एक आर्गुमेंट की तरह पास हो रहा था। A1 कोलन A5 एक सिंगल रेंज थी, एक सिंगल आर्गुमेंट की तरह पास हो रहा था, लेकिन ये ऐड अलग अलग सेल्स को ही कर रहा है, अलग अलग सेल्स के नंबर्स को ये ऐड कर रहा है। तो ये हो गए आपके 5 सेल्स और एक वैल्यू हो गई आपकी 5। तो कितना हुआ? कितना हुआ? कितने सेल्स हो गए? कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं? देयर आर 6 नंबर ऑफ वैल्यूज, 10, 7, 9, 27, 2, और अब लास्टली आपका 5। ये आ गए। आंसर कितना होगा? 55 + 5। कितना हुआ 55 + 5 भाई? कितना हुआ भाई? 55 + 5 कितना होता है भाई? बताओ जल्दी से, कितना होता है? 60 भाई। कितना होता है? 60। और अगर 60 होता है ना, 60 होता है, 60 डिवाइड बाय 6, कितना हुआ आंसर? 10 आएगा आपका आंसर। क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर हुई? आंसर भी आपका 10 है। क्लियर हो गया? ये चीज क्लियर हो गई? हाँ जी मैम, बिल्कुल क्लियर हो गई है। अगर कोई डाउट है बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैम रेंज दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, तो डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए था। अग्रीड। जब दो सेपरेटर हैं, अगर आपको दो वैल्यूज दी हुई हैं तो डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए था, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हो आप, राइट? लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? डिवाइडेड बाय 6 क्यों हुआ? क्योंकि चाहे रेंज दी हुई हो, लेकिन उस रेंज के अंदर अलग अलग सेल वैल्यूज को आपने ऐड किया है। तो 5 सेल्स ये हैं और एक वैल्यू ये है, तो कितना हो गई? 6 वैल्यूज हो गई। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट की जाती हैं। आपने पांचों वैल्यूज को अलग अलग ना देके आपने एक रेंज के रूप में दे दिया।
बस इन पांचों सेल्स को अलग अलग मेंशन ना करके आपने उसको एक रेंज की तरह पास करा दिया, बस इतना सा डिफरेंस हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। क्लियर हो गई ये बात? क्लियर हो गई? तो डिवाइडेड बाय 6 होगा और आंसर आपको 10 मिलेगा। चलिए मैम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही मजा आ रहा है। न्यूमेरिकल पोर्शन जैसे ही आता है मजा आना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। अब करें बात, क्या एवरेज निकालो किसका? एवरेज निकालो किसका? आप एवरेज निकालोगे पहले A1 से लेके A5 तक का। अच्छा, इसी क्वेश्चन को इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। चलिए क्या किया हुआ है, एवरेज निकालो पहले इनका एवरेज निकालो, कितना निकला था? 11 निकला था। चलो ठीक है, इज इक्वल्स टू सम ऑफ दिस एंड काउंट ऑफ दिस इक्वल्स 11। चलो ये वाला पहला वाला क्वेश्चन है, ठीक है। If C1 is to C3 is named other scores and contains the numbers this, then average scores। देखो कुछ नहीं किया है हमने, एक चीज जो इजी तरीके से कर दी है, उन्होंने एक चीज की है, पता है क्या? उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या नंबर्स दिए हुए थे हमको? ये नंबर्स दिए हुए थे, ठीक है भैया, 10, 7, 9, 27, 2। ठीक है, इसको करके देखते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया। हम जो चीजें ऐसे नॉर्मली कर रहे हैं, इन्होंने उसको थोड़ा और लॉजिकली किया है। क्या किया? A1 से लेके A5 तक क्या क्या वैल्यूज थी हमारे पास? हमारे पास वैल्यूज थी 10, 7, 9, 27 एंड 2, 10, 7, 9, 27 एंड 2, 10, 7, 9, 9, 27 एंड 2। यही था भाई, यही था। हाँ जी मैम, यही तो था। और क्या था भाई? यही तो था। जब यही था तो देख लो भैया, ये आया कितनी? 5 वैल्यूज थी। 5 वैल्यूज थी हमारे पास, ठीक है मैम, 5 वैल्यूज थी। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत ही अच्छी बात है। ए दिया हुआ है यहाँ पे कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, ये दिया हुआ था। सेल्स कौन कौन से थे हमारे? सेल्स हमारे थे ये वाले। कौन से वाले सेल्स थे हमारे? ये वाले, दैट इज A1, A2, A3, A4 एंड A5। यही सेल्स थे। A1 से लेके A5 तक का रेंज था, ये हमने दे दिया। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया था? क्वेश्चन इनका ये था, क्वेश्चन ये था कि भाई एवरेज निकालो किसका? एवरेज निकालो आप किसका भाई? किसका एवरेज निकलेगा? एवरेज निकलेगा A1 से लेके A5 तक का। एक सिंगल आर्गुमेंट पास हो रहा है, दैट इज द रेंज। क्लियर? चलो भाई, बहुत ही बढ़िया। इन्होंने इसको पता कैसे निकाला? इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने लिखा ये होगा इक्वल्स टू, क्या होगा? इक्वल्स टू भाई सम फंक्शन यूज किया है भैया। क्या यूज किया है? सम फंक्शन यूज किया है। सम निकाल लो पहले A1 से लेके A5 तक का। जो चीज मैंने आपको अभी करके दिखाई है, उसी चीज को इन्होंने लॉजिकल तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, बस दैट्स इट। सम निकाल लो। और क्या एक और फंक्शन होता है जो आप आगे पढ़ने वाले हैं? क्या पढ़ने वाले हैं आप? आगे चलकर पढ़ने वाले हैं काउंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? काउंट फंक्शन। मैं आपको अभी बता देती हूं, हम फिर यूज करेंगे यहां पे काउंट फंक्शन। काउंट क्या कर रहा है? काउंट करता है नंबर ऑफ सेल्स। क्या काउंट करता है? काउंट करता है नंबर ऑफ सेल्स। मतलब क्या है भैया? सम फंक्शन लगा दो A1 से लेके A5 तक। 10 + 7 + 9 + 27 + 2 कितना? 55 आ रहा था। चलिए मैम, 55 आ रहा था। सम फंक्शन लगाया, कितना आया? सम फंक्शन लगाया। सम फंक्शन कैसे काम करता है? हर एक सेल, इस पूरी रेंज के अंदर जितने भी सेल्स आ रहे हैं, इस पूरी रेंज के अंदर जितने भी सेल्स आ रहे हैं, उन सेल्स के अंदर जो स्टोर्ड वैल्यू है उनका सम। खत्म। मतलब क्या हुआ? 10 + 7 + 9 + 27 + 2। अच्छा, आप करो डिवाइड। काउंट फंक्शन लगा हुआ है। काउंट फंक्शन क्या करता है? काउंट फंक्शन काउंट करता है। द काउंट फंक्शन counts the number of cells, it counts the number of cells that, ये फंक्शन हम आगे पढ़ने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। बहुत ही मजेदार फंक्शन है ये, बहुत ही मजेदार फंक्शन है। आई एम टेलिंग यू दिस। द काउंट फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन क्या कंटेन करता है भाई? ऐसे सेल्स जो कंटेन करता है नंबर्स को। ऐसा सेल जो कंटेन करता है किसी भी नंबर को, वो काउंट करता है। कितने नंबर ऑफ ऐसे सेल्स हैं जो किसी एक न्यूमेरिक डेटा वैल्यू को रखे हुए हैं? कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं? 5 सेल्स हैं। काउंट फंक्शन क्या करेगा? काउंट फंक्शन आपका काउंट करता है उन सारे सेल्स को जो एक न्यूमेरिक डेटा वैल्यू कंटेन करते हैं। और इस रेंज के अंदर, काउंट A1 से लेके A5 रेंज के अंदर ऐसी कितने सेल्स हैं जो एक न्यूमेरिक डेटा वैल्यू कंटेन कर रहे हैं? दैट इज 5। तो हो गया कितना? 5। देख लो भाई, 10 + 7 कितना? 17। ठीक है भाई, 17 छोड़ो, 17 कर दो। 17 + 27 + 2 29
प्लस 9 कितना हुआ 38, 29 प्लस 9 कितना हुआ 38, 30 और 17 कितना जाएगा भैया 55। आंसर आएगा आपका 55। 55 डिवाइडेड बाय 5 कितना हुआ भाई 11। आंसर तो भाई आया ना। तो जो चीज मैंने आपको डायरेक्टली करके दिखाई थी उन्होंने वो दो फंक्शंस की हेल्प से कर दिया। मतलब कि एवरेज फंक्शन को अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो एवरेज फंक्शन जब भी एग्जीक्यूट होता है तो वो अपने साथ लेकर चलता है सम फंक्शन को और काउंट फंक्शन को। एवरेज फंक्शन निकालने के लिए, एवरेज फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम सम फंक्शन और काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। दैट्स इट, सिर्फ इतना सा बताया है। चलिए भाई बहुत ही बढ़िया। अब देखो एवरेज निकाला, इक्वल क्या है, एवरेज ये इक्वल होगा सम का और काउंट का। यही दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। सम ऑफ a1 is to a5 डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ a1 is to a5, जो आंसर देगा आपको 11। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ ये बात? ये बात क्लियर हो चुकी है भाई? क्लियर होना चाहिए भैया, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए ये बात। चलिए C1 is to C3 is named other scores। क्या लिखा हुआ है? अगर C1 से लेके C3 तक को हमने नेम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? C1 से लेके C3 को अगर मैंने नेम दिया हुआ है other scores and contains the numbers 4, 18 and 7। चलो एक क्वेश्चन और दिया हुआ है हमको, ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि भैया अब हमको दे दी है, अब हमको दे दी है क्या, अब हमको दे दी है एक और रेंज C1 से लेके C3 का, ये एक रेंज दे दिया हुआ है। चलिए मैम दे दिया हुआ है तो हम सबको पता चल गया है कि भैया सी नाम का एक कॉलम है, और अगर सी नाम का एक कॉलम है तो उसमें 3 रोज हैं। चलिए मैम 3 रोज बना दी हमने। 3 रोज जो हमने बनाई हैं उसमें क्या क्या वैल्यूज हैं? 3 रोज हमने बनाई हैं जिसमें वैल्यूज है 4, 18 और 7। क्या है भैया? 4 है, 18 है और 7 है। ठीक है मैम, 4, 18 और 7 यही वैल्यूज है, यही वैल्यूज है। ठीक है मैम। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, C1 is to C3 को हमने नेम दिया है अदर स्कोर्स। क्या नेम दिया हुआ है? हमने इसको नेम दिया है अदर स्कोर्स एंड कंटेन्स द नंबर्स दिस दिस दिस। क्वेश्चन क्या है? ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यही दिया हुआ है। चलो भाई, चलो भाई, अब एक चीज बताओ, इसको क्या बोला गया है? इसको क्या बोला गया है? इसको बोला गया है अदर स्कोर्स। इसको नेम दिया गया है, इसको नेम दिया गया है अदर स्कोर्स। जब इसको ये नेम दिया गया है तो इसको नेम क्या दिया गया है? इसको नेम क्या दिया गया है? इसको नेम दिया गया है स्कोर्स। ठीक है मैम, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, हमने लिख लिया। A1 से लेके A5 तक का जो रेंज है उसको हमने दे दिया है स्कोर्स नेम, और ये दिया हुआ है, और इस वाली रेंज को हमने क्या नाम दिया है? अदर स्कोर्स। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है एवरेज निकाल लो भैया। क्या निकाल लो भाई? एवरेज निकालो। एवरेज निकालना है आपको। ठीक है मैम, निकाल लेंगे एवरेज, कोई बड़ी बात थोड़ी है। एवरेज निकालो। किसका? किसका भाई? किसका निकालना है आपको? एवरेज निकालना है स्कोर्स का एंड अदर स्कोर्स का। चलो भैया, अच्छी बात है, स्कोर्स का निकाल लेंगे और अदर स्कोर्स का निकाल लेंगे। स्कोर्स की कितने सम आए थे? क्या सम आया था स्कोर्स का? स्कोर्स का सम कितना था पता है? स्कोर्स का सम कितना आया था? 55 आया था। फिर से मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूं क्योंकि इसको सबको हमने ऐड कर लिया है और इसका आंसर कितना आया है? 55 आया है। चलो मैम बहुत ही बढ़िया है, ये बात तो हम सब जानते हैं। तो स्कोर्स की वैल्यू कितनी आई थी? स्कोर्स की वैल्यू आई थी आपकी 55। ठीक है, चलो भाई ओके। तो मतलब चल रहा है सम फंक्शन। सम फंक्शन चलेगा। एवरेज फंक्शन हम कैसे निकालते हैं? सम ऑफ द गिवन रेंज डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ द गिवन रेंज। बात सही है, बात सही। चलिए भैया बहुत ही बढ़िया। इसका कितना निकला था वैल्यू? इसकी वैल्यू कितनी निकली थी? इसकी वैल्यू निकली थी 55। ठीक, तो स्कोर्स लिख दो, स्कोर्स लिख दो, या फिर जो उसका सम निकला था वो लिख दो। लिख दिया। कितना सम निकला था? 55 सम निकला था। ठीक है, फिर लगाओ ये। अब देखो अदर स्कोर्स। अदर स्कोर्स मतलब C1 से लेके C3 तक, C1 से लेके C3 तक। चलो भाई, C1 से लेके, कहां से लेके? C1 से लेके C3 तक। ठीक है, अब देखो, अब आपको पहले सम निकालना है। क्या निकालना है? सम निकालना है। काउंट फंक्शन की बात हम बाद में करेंगे, सम निकालना है। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, सम ऑफ कितना भाई? सम ऑफ C1 is to C3। निकाल लो, कितना हुआ? C1 is to C3 4, 18, 7। ठीक है मैम, 4 + 18 + 7 कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा भाई? देखो कितना आएगा इसका सम, चलिए बताओ। 18 4 कितना हुआ? कितना हुआ? 22, 22 और 7 29। यही आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ, 29 आएगा आंसर। चलिए मैम, बहुत ही बढ़िया। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका हमने सम निकाला, अभी एवरेज की बात नहीं हो रही है, बिल्कुल याद रखना, अभी एवरेज की बात नहीं हो रही है। और जब एवरेज की बात नहीं हो रही है तो इसका सम हमने निकाल लिया। स्कोर्स का सम 55 था, C1 से लेके C3, दैट इज अदर स्कोर्स का हमने सम निकाला कितना, 29। तो इसी चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसी चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि भैया सम निकाल दो। किसका किसका सम निकलेगा, 55 का और 29 का। चलिए ये निकला, ठीक है मैम। अब आ जाओ काउंट फंक्शन पे। अब हम निकालने वाले हैं काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या करेगा, काउंट फंक्शन निकालेगा क्या, काउंट फंक्शन निकालेगा काउंट फंक्शन देख लो, इसको ना एक काम करते हैं, साइड कर देते हैं। चलो काउंट फंक्शन किसका किससे निकालेगा, काउंट फंक्शन होगा किसका, स्कोर्स का भी और अदर स्कोर्स का भी। यही दिया हुआ है, जब सम हम निकाल रहे हैं स्कोर्स और अदर स्कोर्स का, तो हम काउंट भी तो निकालेंगे। हाँ मैम निकालेंगे, अदर स्कोर्स का भी हमने निकाला। ठीक है भाई, कितना है स्कोर्स में, कितनी डेटा वैल्यूज थी, कितने सेल्स थे, जल्दी बता दो कितने सेल्स थे स्कोर्स के अंदर, कितने सेल्स थे, A1 A2 A3 A4 एंड A5। मतलब कि काउंट कर लो भैया, काउंट कर लो, कितने 5 सेल्स इसमें, 5 सेल्स इसमें। कितने सेल्स है भाई, ऐसे कितने सेल्स हैं जो किसी नंबर को कंटेन करते हो, स्कोर्स, दैट मींस A1 से लेके A5 तक, A1 से लेके A5 तक कितने सेल्स थे, A1 से लेके A5 तक थे 5 सेल्स। कितने सेल्स थे भाई, कितने सेल थे, A1 से लेके A5 तक थे हमारे पास 5 सेल्स। और अदर स्कोर्स में कितने सेल्स हैं जो एक नंबर कंटेन करते हो, 3। तो कितना आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा आपका 8। आ गया, 8 आ गया। तो क्या करेंगे, सम ऑफ दिस डिवाइडेड बाय, सम ऑफ दिस डिवाइडेड बाय क्या होगा भाई, क्या होगा, काउंट ऑफ क्या होगा, काउंट ऑफ 8। क्या होगा, काउंट ऑफ 8। 8 नहीं आएगा, 8 नंबर ऑफ सेल्स हैं, काउंट ऑफ स्कोर्स अदर स्कोर्स दिया हुआ है। कितने काउंट होंगे, स्कोर्स में 5 सेल्स, अदर स्कोर्स में 3 सेल्स। ऐसे सेल्स जो नंबर कंटेन कर रहे हो स्कोर्स के अंदर, दैट मींस A1 से लेके A5 तक हमारे पास 5 सेल्स थे। अदर स्कोर्स मतलब कि C1 से लेके C3 तक हमारे पास 3 सेल्स हैं। कितने हुए, 8 सेल्स। तो 8 सेल्स टोटल इसका आंसर है। तो आंसर क्या होगा भैया, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, दिया हुआ है सम ऑफ 55 एंड 29 और दिया हुआ है 8। क्या दिया हुआ है, 8। तो एग्जीक्यूट कर दो, इन दोनों के बीच में होगा अब सम। क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा अब सम, मतलब कि 55 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 8। कितना आएगा आंसर, कितना आएगा आंसर, 29 प्लस 55 कर लो भैया, कितना आएगा, 4। 84 डिवाइडेड बाय 8 कितना हुआ भाई, कितना होगा, डेसिमल में आना चाहिए। हाँ जी मैम, बिल्कुल डेसिमल में आना चाहिए। आप चाहे तो इसको डायरेक्टली 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हो। 2 से करके देख लें भाई, इजी होगा। चलिए कितना होगा, 42 एंड 4। फिर कितना आया, 21 एंड 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 10.5। ये आना चाहिए, यही आना चाहिए। हाँ जी मैम, यही आना चाहिए। तो आपका आंसर कितना आएगा, एवरेज कितना निकलेगा, आपका फाइनल एवरेज है 10.5। चलिए भाई देखें क्या, देख लो भाई, आ गया भाई, 10.5 आया। मतलब कि एवरेज फंक्शन अगर हम कहें तो एवरेज फंक्शन बेसिकली हम एग्जीक्यूट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ सम फंक्शन एंड काउंट फंक्शन। अगर ये एग्जांपल में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ये एग्जांपल मैं आपको खुद पर्सनली वहां पे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, नो इश्यूज। चलिए भाई, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको इस एग्जाम्पल को एक बार देखना है तो वापस जाइए इस वीडियो के उस सेक्शन में जहां पे मैंने ये पूरा आपको समझाया हुआ है, ये एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। चलिए तो भैया इसी के साथ आज हमने कंप्लीट किया है क्या, आज हमने कंप्लीट किया है फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस क्या होता है। एक कैल्क वर्कशीट के अंदर फंक्शन एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम मल्टीपल एंड न्यूमरस डेटा वैल्यूज के बीच में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हैं। ऐसे ऑपरेशंस जो कि बहुत ही इजी होते हैं और बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं, जैसे कि सम एंड एवरेज। आगे हम पढ़ने वाले हैं और अदर फंक्शंस के बारे में, फॉर एग्जांपल काउंट ए, मिन एंड मैक्स। तो इसी की तरह से हमसे जुड़े रहिए और जुड़े रहिए क्लास 10th के इस एक्साइटिंग पूरे चैप्टर सीरीज में। और इसी के साथ साथ आप सब जानते हैं कि MagnetBase.com आपका अपना MagnetBase.com लेकर आया है आप सबके लिए बहुत सारे एक्साइटिंग टॉप कोर्सेज, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC, ओलंपियाड, सीबीएसई हिंदी मीडियम भी है भैया,
कौन पढ़ाता है? हम पढ़ाते हैं। चलिए, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड, ये सारे के सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे किस पे? mangobrains.com पे। तो सोच क्या रहे, फटाफट से जाइए ना, जाइए अपने ब्राउजर्स में और डालिए www.mangobrains.com और आप वहां जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो इन सारे के सारे कोर्सेज को। कुछ इस तरीके का होम पेज आपको देखने को मिलेगा। ये है हमारे मैंगोब्रेन्स का ऑफिशियल होम पेज। इस होम पेज पर जाइए, एक्सप्लोर कीजिए इन कोर्सेज को एंड चूज कीजिए द राइट कोर्स फॉर यू। इतना ही नहीं है, रुक जाओ, अभी जाने की इतनी जल्दी क्या है। हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ई बुक्स एंड ई नोट्स भी, हर सब्जेक्ट का। मार्क माय वर्ड्स माय स्टूडेंट्स, हर सब्जेक्ट का हम आपको देते हैं ई बुक भी, चाहे केजी हो चाहे 12th, हर सब्जेक्ट की ई बुक आपको यही मिलेगी। ना ही मार्केट जाने की दिक्कत है, ना ही किसी एक्सटर्नल साइट पर जाने का टंटा। आपका अपना मैंगोब्रेन्स है ना, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं हर सब्जेक्ट की ई बुक और हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के, हर टॉपिक के हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ई नोट भी। तो बोलते हो ना मैम नोट्स नहीं है, पीडीएफ्स नहीं है, बुक्स थोड़ी पढ़ेंगे अकेले, कौन कह रहा है? जाइए mangobrains.com पे और एक्सप्लोर कीजिए इन सारे एक्साइटिंग ई बुक्स एंड ई नोट्स को और चूज कीजिए द राइट ई बुक एंड राइट ई नोट फॉर यू। मैम, ब्राउजर पर जाके www.mangobrains.com डालना थोड़ा सा टिडियस लग रहा है ई बुक के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। जी हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे लिंक्स जो डायरेक्टली आपको जंप करा देंगे हमारे मैंगोब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट के उस वेब पेज पे, जहां पे आप एक्सप्लोर कर सकेंगे बहुत सारी एक्साइटिंग ई बुक्स एंड ई नोट्स भी। तो सोचो मत, जाओ। लेकिन जाते जाते मैं शुभा कौशिक लेती हूं आप सबसे अलविदा और जाने से पहले आप सबसे बोलती हूं कि भैया सब्सक्राइब कर दो मैंगोब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को, क्योंकि भाई ये करना अति आवश्यक है। हम आपके लिए इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं तो थोड़ा बहुत एफर्ट आपके हिसाब से, आपकी तरफ से भी बनता है। सब्सक्राइब कीजिए मैंगोब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को, बेल आइकॉन दिख रहा है उसको प्रेस कर लीजिए ना, क्योंकि वो करना इजी है। सब्सक्राइब कीजिए मैंगोब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल था। एंड किसी भी पूरे टॉपिक में, इस पूरे टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आपका हर एक कमेंट मैं पर्सनली देखती हूं और जो भी कमेंट मुझे लगता है कि जेन्युइनली बच्चे का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल उसको कमेंट सेक्शन में आंसर करती हूं। तो सोचो नहीं ना, कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट करो एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। See ya।